नावल वो एक आम सी लड़की। राइटर निगहत अब्दुल्ला। नैनी इधर देखो कितना बड़ा अमरूद। काशी ने बहुत जोशीले अंदाज में उसका बाजू हिलाकर अमरूद की तरफ इशारा किया तो वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए बोली, कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रहा। अंधी हो गई हो क्या? उससे 9 साल छोटे काशी ने कहा तो वो उछल पड़ी। हाँ, ये तुमने अंधी किससे कहा? तुम्हें। निशी फौरन बोल पड़ी। नहीं, मैं निशी को कह रहा हूँ। काशी ने अमरूद के लालच में निशी का नाम लिया तो वो मुतमईन हो गई। अच्छा चलो, मुझे अमरूद दिखाओ। वो रहा। काशी ने फिर इशारा किया तो अब वो झुककर काशी के सर के साथ सर मिलाकर उसके हाथ की सीध में देखते ही चीखी, हाँ नजर आ गया। जाओ कोई डंडी लाओ। डंडी वहां तक नहीं जाएगी, पत्थर मारो। उसने कहा तो वो फौरन बोली, हाँ पत्थर पत्थर लाओ। खुद उठा लाओ ना, वो ढेर पड़ा है। काशी और निशी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं हुए। बहुत कामचोर हो तुम दोनों, जाओ अब तुम्हें अमरूद नहीं मिलेगा। वह झिंझलाती हुई जाकर मुट्ठी में पत्थर भर लाई और एक एक करके ताक कर निशाना लगाने लगी, लेकिन हर बार उधर निशाना खता होता, उधर काशी और निशी उस पर हंसने लगते, जिससे वो मजीद झिंझलाई। मैं ये अमरूद गिरा कर रहूंगी और तुम दोनों को उसमें से एक बीज भी नहीं मिलेगा। वाह, दिखाया मैंने है। जी नहीं, पहले मैंने देखा था। काशी और निशी आपस में लड़ने लगे। तुम दोनों तो चुप करो। उसने चीख कर दोनों को चुप कराया और आखिरी पत्थर खींच कर मारते ही उसके मुंह से एक और चीख निकल गई, क्योंकि पत्थर अमरूद की बजाय गेट की तरफ आते शख्स के माथे पर जा लगा था। ओए, ये तुमने किसको मार दिया? निशी ने घबरा कर कहा तो वह जल्दी से नीचे बैठते हुए बोली, चुप, नीचे हो जाओ, मैं अम्मी को बताता हूँ। काशी कहता हुआ भागकर सीढ़ियां उतर गया, उसके पीछे निशी भी दौड़ गई। कितने कमीने हैं दोनों, सारा इल्जाम मेरे सर रख देंगे और अम्मी भी यकीन कर लेंगी। अभी बताती हूँ उन्हें। वो उनके पीछे जाने के लिए उठी थी कि उस शख्स को बेल का बटन दबाते देखकर दोबारा बैठ गई। ओफ, ये भी अम्मी से शिकायत करके ही जाएगा। मैंने जानबूझकर थोड़ी मारा है, ये खुद ही सामने आ गया था। उसने बुड़बुड़ाते हुए अपने तई बहुत एहतियात से सर ऊंचा करके मुंडेर से झांका तो वो इत्तेफाक से इधर ही देख रहा था। या अल्लाह, वो फिर से नीचे बैठ गई। ये तो जा ही नहीं रहा। काशी और निशी की खसलत का लगता है, शिकायत किए बगैर जाएगा ही नहीं। और अम्मी खुद तो डांटेंगी ही, अब्बू से भी कहेंगी। और अगर अब्बू को गुस्सा आ गया तो। मैं अब्बू के गुस्से से बचने की खातिर फौरन खड़ी हो गई। उधर वो शख्स अब गेट की तरफ पीठ मोड़े खड़ा था, गालबन किसी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। उसने उसे मुतवज्जो करने के लिए मुंह से आवाज निकाली और जैसे ही उसने देखा, दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सॉरी। वो इशारे से पूछने लगा कि वो क्या कह रही है। मुआफी मांग रही हूँ, अब खुदा के लिए जाए यहाँ से। वो दांत पीस कर कदरे ऊंची आवाज में बोली तो उसने गेट की तरफ पता नहीं क्या इशारा किया। घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं और वो, मेरे छोटे बहन भाई हैं, बड़ा कोई नहीं है जिससे आप मेरी शिकायत करेंगे। और क्यों करेंगे शिकायत, मैंने माफी मांग तो ली है। वो उल्टा उस पर नाराज होने लगी तो वो पीठ मोड़कर खड़ा हो गया। तौबा, कितना ढीठ है। नैनी, अम्मी जाने किस कोने से उसे पुकार रही थी। वो समझी अब उसकी शामत आने वाली है। भागती हुई नीचे आई। मैं नहीं आ रही। अरे वो लिफाफा बताओ कहाँ रखा है, जो सुबह तुम्हारे अब्बू दे गए थे। अम्मी ने झिंझलाकर कहा। मुझे नहीं पता। ये जवाब उसके पास हमेशा तैयार रहता था। तुम्हें किसी बात का पता होता है? इधर अम्मी को यही कहना था, लेकिन उनसे पहले निशी दरवाजे में आकर बोली थी, तू चुप कर, नहीं तो बताती हूँ। वो निशी को मारने उसके पीछे भागी। अम्मी, अम्मी, निशी जाकर अम्मी से लिपट गई। हाय, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने आप को देखो और उसे देखो, पूरे 8 साल छोटी है तुमसे। अम्मी अपनी तलाश तरक करके उसे डांटने लगी। तो आप मुझे क्यों डांट रही हैं? उसे समझाएं, छोटी होकर जुबान चलाती है। उसने कहा तो अम्मी मजीद तेज होकर बोली, तुम खुद मौका देती हो उसे। बड़ा बनने का शौक है तो काम भी बड़ों वाले करो, तब छोटे तुम्हारी इज्जत करेंगे। आप भी मुझे ही इल्जाम देंगी। अच्छा बस काम करने दो। वो लिफाफा कहाँ है? अम्मी को फिर लिफाफा याद आ गया। कौन सा लिफाफा? उसने रूठे लहजे में पूछा। सुबह तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे सामने ही तो दिया था। वो उधर फ्रिज पर रखा है। उसके बताते ही अम्मी को याद आ गया। हाँ, वही तो रखा था मैंने। जाओ जल्दी उठाकर बाहर दे आओ। बाहर फेंक आऊं? उसने फ्रिज के ऊपर हाथ मारते हुए कहा। फेंकने को किसने कहा है? बाहर आदमी खड़ा है, उसे दो। अम्मी के दांत पीसने पर वो लिफाफा हाथ आते ही भाग पड़ी और जैसे ही गेट खोला, सामने उसी शख्स को देखकर सटपटाकर बोली, आप गए नहीं? कहाँ? उसने सरता पाव से देखकर पूछा तो वो पेशानी पर बल डालकर बोली, मुझे क्या पता आपको कहाँ जाना है। फिर पूछा, क्यों? गलती हो गई, माफ कर दीजिए। उसने हाथ जोड़े तो वो लिफाफा देखकर बोला, लाइए। क्या? वो समझी नहीं। ये लिफाफा।
اس نے لفافہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ فوراً دونوں ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولی، آپ کو کیوں دوں؟ پھر کسے دیں گی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ تب کسی آ کر لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ لیجئے، شکریہ، اور سنیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ مت جوڑیے گا، اس نے لفافہ لے کر کہا۔ وہ کچھ اس انداز سے مسکرا رہا تھا کہ اس نے گھبرا کر گیٹ بند کر دیا۔ ایک تو وہ تھی ٹین ایج میں، دوسرے 8 سال کے وقفے سے پیدا ہونے والے بہن بھائی کے ساتھ رہ کر اس کی حرکتیں بھی بچوں والی ہوا کرتی تھی، جبکہ قد کاٹ سے اپنی عمر سے کافی بڑی لگتی تھی، لیکن اسے بالکل احساس نہیں تھا۔ انتہائی لاؤبالی، لاپرواہ اور بڑی حد تک غیر ذمہ دار۔ کھانے، سونے اور پڑھنے کے علاوہ اگر اسے کوئی کام تھا تو چھوٹے دونوں کے ساتھ کھیلنا اور کھیلنے کے بعد لڑنا بھی ضرور۔ کھیلتے ہوئے احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، لیکن لڑتے ہوئے فوراً احساس ہوتا کہ بچے اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ تب وہ دونوں کو پیٹ کر رکھ دیتی، جس سے وہ اور زیادہ زبان چلاتے تھے، اور اس کے کتنے نام رکھ چھوڑے تھے۔ موٹی بھینس، حالانکہ وہ موٹی نہیں تھی، لمبی اونٹ، سروکت ضرور تھی۔ چھوٹے دونوں اسے مار کھانے کے بعد ناراض ہو کر آپس میں ایسی باتیں کرتے تھے، میں آئندہ موٹی بھینس کا کوئی کام نہیں کروں گا، ڈنگ ڈونگ منگوائے گی نا تو ساری راستے میں کھا جاؤں گا، میں پھینی کو اپنی گڑیا کی شادی میں بھی نہیں بلاؤں گی، پہلے بھی سارے چاول چٹ کر گئی تھی، اور وہ تھی کچھ دیر بعد سب بھول کر آ جاتی، آؤ لوڈو کھیلے۔ وہ دونوں آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگتے، نہیں جانا، نہیں کھیلنا۔ کیا ہوا، نہیں کھیل رہے؟ دونوں چپ، بات نہیں کرنی۔ ارے یاد آیا، صبح دودھ پھٹ گیا تھا، بڑے مزے کا کھویا بنے گا، میں ابھی بناتی ہوں۔ اسے اچانک یاد آیا تھا، فوراً کچن کی طرف بھاگی تو وہ دونوں بھی خفگی بھول کر اس کے پیچھے بھاگے آئے۔ ہمیں بھی کھلاؤ گی؟ کھانے کے لیے کیسے بھاگے آتے ہو؟ تم بھی تو ہماری چیزیں چھین کر کھاتی ہو، نشی نے کہا تو وہ روب سے بولی، اچھا بس، پچھلی باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھویا کھاؤں گا۔ کاشی کی نیت صرف کھوئے پر لگی تھی اور کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ ایک شرط پر دوں گی، اپنی منوانے کا ایسا موقع ہاتھ آتا تھا کبھی کبھی۔ کیا؟ دونوں ایک ساتھ بولے، مجھے آپ ہی کہا کرو، کیونکہ میں تم دونوں سے بڑی ہوں۔ کیا کہو گے؟ اس نے دونوں کے منہ سے سننا چاہا۔ آپ ہی؟ ہاں شاباش، اب جاؤ تم دونوں آرام سے کھیلو، جب کھویا بن جائے گا میں تمہیں بلا لوں گی، اس نے کاشی کا گال تھپک کر کہا تو وہ فوراً بولا، نہیں تم کھا جاؤ گی۔ ہائے، اس نے آنکھیں نکالی، اعتبار نہیں ہے مجھ پر؟ اور یہ تم کیا ہوتا ہے؟ آپ کھا جائیں گی، نشی نے فوراً اسے عزت دے ڈالی۔ نہیں، میں بالکل نہیں کھاؤں گی، تم جاؤ اندر، اور جب تک میں نہ بلاؤں مت آنا، ورنہ میں چکھاؤں گی بھی نہیں۔ اس کی دھمکی پر دونوں خاصی مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اندر چلے گئے۔ تب اس نے پتیلی کے نیچے چولہا جلایا اور پھر چمچ چلانے کے ساتھ ساتھ گنگنانے بھی لگی تھی۔ 15 منٹ ہو گئے، پھٹے ہوئے دودھ میں پانی سوکھ کے نہیں دے رہا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے تھک گئی، کیونکہ کام کی عادت نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے شوق ہی نہیں تھا، بلکہ ابو کی اپنی منطق تھی کہ جب تک بچی پڑھ رہی ہے گھرداری میں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیچاری امی ہی سارا وقت لگی رہتی تھی، اوپر کے کاموں کے لیے ماسی تھی، اور وہ بس ایسے ہی کام کیا کرتی تھی۔ کبھی میٹھا کھانے کو دل چاہا تو کچن میں جا گھسی، اور شاذ و نادر ہی اس کے ہاتھوں کوئی چیز بن پاتی، ورنہ اکثر امی کی صلواتوں کے ساتھ چھوٹے دونوں کی کھیکھی سننی پڑتی تھی۔ اس کے بعد وہ آئندہ کچن میں جانے سے توبہ کر لیتی، اور پھر کچھ دنوں بعد بھول بھی جاتی تھی۔ بہرحال اس وقت ایک تو وہ کھڑے کھڑے تھک گئی تھی، دوسرے کاشی اور نشی کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، جس سے وہ کھٹکی کہ اتنی شرافت سے تو وہ دونوں بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ ضرور اس کی الماری کی تلاشی لے رہے ہوں گے۔ اور ادھر دھیان جاتے ہی وہ چولہا دھیما کیے بغیر دبے پاؤں اندر آئی تو واقعی وہ دونوں اس کی الماری میں گھسے اس کی چاکلیٹس پر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ میں بھی کہوں اتنے آرام سے کیسے بیٹھے ہیں، اس نے ان کے سر پر جا کر کہا تو دونوں اچھل کر کھڑے ہوئے اور بھاگنا چاہتے تھے کہ اس نے دبوچ لیا۔ مجھے کھویا پکانے میں لگا دیا، میں تمہاری نوکر ہوں، نکالو میرے چاکلیٹ۔ امی امی، دونوں چلانے لگے تو امی گھبرا کر بھاگی آئیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہائے، اتنی بڑی لوٹا کے لوٹا، بچوں کو مارتے شرم نہیں آتی؟ چھوڑو۔ امی اس کے شکنجے سے دونوں کو چھڑانے کی صحیح کرتے ہوئے بولی، آنے دو باپ کو، بہت سر چڑھا لیا ہے انہوں نے تمہیں، اور آپ نے جو ان کو سر پر چڑھایا ہوا ہے، اتنے اتنے سے ہیں اور کتنی بدتمیزی کرتے ہیں میرے ساتھ، یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ سب نظر آتا ہے مجھے، تمہیں خود اپنی عزت کروانی نہیں آتی، ہر وقت ان کے ساتھ لگی رہو گی تو یہی سلوک کریں گے۔ کر کے تو دیکھیں آئندہ میرے ساتھ بدتمیزی، منہ توڑ کے رکھ دوں گی، بڑے آئے کہیں سے۔ میرے سارے چاکلیٹ کھا لیے، وہ روحان سی ہو گئی۔ تو کیا ہوا، کھا لیے تو؟ امی نے کہا، پھر ایک دم ٹھٹک کر ادھر ادھر دیکھ کر بولی، یہ جلنے کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ جلنے کی؟ اللہ میرا کھویا، وہ تیر کسی تیزی سے بھاگی تھی، لیکن کچن میں داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ پتیلی کے اندر سے بھی دھواں اٹھ رہا تھا۔ ستیہ ناس، کیا چڑھا کر گئی تھی؟
पीछे से अम्मी ने उसकी कमर पर धमोका मारते हुए कहा, खोया। आहा, कितना अच्छा खोया बन रहा है। आपी धापी खोया खाओगी। छोटे दोनों को मौका मिल गया, मजीद उसे चिढ़ाने लगे। उधर अम्मी उसे कोसे जा रही थी। वो आंखों में आंसू भरे अपने कमरे में आ गई। क्या हुआ जो पतीली जल गई? करते करते ही काम आते हैं। लेकिन अम्मी को सिर्फ डांटना आता है, और वो भी सिर्फ मुझे। इन दोनों को कुछ नहीं कहेंगी। मेरे सारे चॉकलेट खा लिए और उन्हीं की वजह से मेरा खोया भी जल गया। आइंदा मैं कभी उनसे बात नहीं करूंगी। कितने मतलबी हैं। होमवर्क करवाने के लिए कैसे खुशामद करते हैं। नैनी, मेरी ड्राइंग बना दो। अब बना के दूंगी ना, अच्छी तरह। कमीने जलील, काम के वक्त आपी वरना धापी। वो मुसलसल बुड़बुड़ा कर दिल की भड़ास निकाल रही थी। फिर ऐसे ही सो गई, और खुद से तो वो कभी नहीं उठती थी। झिंझोड़ना पड़ता था। शाम में अम्मी पता नहीं भूल गई या नाराजगी की वजह से नहीं उठाया था। जब अब्बू आ गए और उन्होंने उसका पूछा, तब निशी भागी आई। नैनी उठो, अब्बू आ गए हैं। उठो ना, अब्बू बुला रहे हैं। निशी ने उसके सर के नीचे से तकिया खींचकर उसके मुंह पर दे मारा, तो वो उसकी इस बदतमीजी पर खौल कर रह गई। बोली कुछ नहीं, और सिर्फ अब्बू की वजह से कमरे से निकल कर आई तो वो उसे देखकर पूछने लगे, क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक है? जी। वो रूठी रूठी सीधी वॉश बेसिन पर चली गई और मुंह हाथ धोकर आई। उसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। अरे क्या हुआ बेटा? अब्बू को उसकी जरा सी चुप बुरी तरह खिलती थी। आंसू? मुझे बताओ क्या हुआ है। इस घर में मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होता है। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। वो रोते हुए बोली, अम्मी हर वक्त डांटती हैं। काश काशी निशी इतनी बदतमीजी करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। अम्मी उन्हें कुछ नहीं कहती। वो उनकी अपनी औलाद है ना, और मैं, तुम मेरी बेटी हो। अब्बू उसे अपने साथ लगाते हुए बोले, मुझे बताओ अम्मी क्यों डांटती हैं? मुझसे पतीली जल गई थी, और अगर बर्तन हाथ से छूट जाते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं कोई जानबूझकर थोड़ी तोड़ती हूँ। काशी निशी मुझे नैनी फीनी कहते हैं, और मोटी बैंस। आज दोनों ने मेरे सारे चॉकलेट खा लिए। खोया भी उनकी वजह से जला था, और डांट मुझे पड़ी। बच्चों की तरह रोते हुए उसने शिकायत का दफ्तर खोल दिया था। अब्बू ने सारी सूरत हाल समझकर उस वक्त काशी और निशी को बुलाकर बहुत डांटा। कुछ इसको भी समझाएं, इतनी बड़ी हो गई, अकल नाम को नहीं। समझ जाएगी। वक्त के साथ सब समझ आ जाती है। चलो बेटा, आप मुंह धो लो, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। अब्बू ने अम्मी को जवाब देकर उससे कहा तो वो शू शू करती उठकर चली गई। नहीं, आपकी ये बातें उसे कभी बड़ा नहीं होने देंगी। अम्मी ने सर झटकते हुए कहा, मुझसे उसका रोना बर्दाश्त नहीं होता। ना मैं उसे डांट सकता हूँ, और तुम भी मत डांटा करो। बहुत छोटे दिल की है, अब्बू ने कहा तो अम्मी गहरी सांस लेकर बोली, लड़कियों के साथ इतनी मोहब्बत और नरमी अच्छी नहीं होती। आगे पता नहीं नसीब में क्या लिखा हो। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, मेरी बेटी का नसीब बहुत अच्छा है। अब्बू ने जिस अंदाज से कहा, अम्मी समझ गई कि वो इस सिलसिले में कुछ नहीं सुनेंगे। जब ही खामोश हो रही थी। वो अपनी बात पर कायम नहीं रह सकती थी। अक्सर तहैया करती छोटे दोनों से बात नहीं करेगी, लेकिन अगले वक्त भूल जाती, और इस बार छोटे दोनों ने इससे बात ना करने की कसम खाई थी, क्योंकि उसने उन्हें अब्बू से डांट पड़वाई थी, और वो अपनी कसम तोड़ने पर तैयार नहीं थे। आज तीसरे दिन भी वो उन्हें मनाती फिर रही थी। मैं कॉलेज से इतनी सारी चॉकलेट लाई हूँ, खाओगे? और पता है, मुझे अंडों का हलवा बनाना भी आ गया है। इतना मज़े का बनाऊंगी। पतीली जल जाएगी। निशी ने काशी के कान में सरगोशी की तो वो मुंह पर हाथ रखकर खीखी करने लगा। मुझे पतंग उड़ानी भी आती है। इस बार उसने खाने का लालच छोड़कर दूसरा हरबा आजमाया, जिस पर काशी उछल पड़ा। है, तुम्हारे पास पतंग है? काशी, चुप, बात नहीं करो इससे। निशी उसे कोहनियां मारने लगी। तुम चुप करो ना, मैं पतंग ले आऊं? काशी अब कहाँ निशी की बात सुनने वाला था। ले आओ, 7 डोर भी लाना। उसने झट पैसे निकाल कर दे दिए, और वो पूरी दोपहर अपनी नींद हराम करके उन दोनों के साथ पतंग उड़ाने की कोशिश करती रही। पतंग तो नहीं उड़ी, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी, और इस खुशी में अपने सारे चॉकलेट भी उन दोनों में बांट दिए, क्योंकि वो फितरतन सुलह जो थी। ज्यादा देर वो किसी से नाराज नहीं रह सकती थी, और दूसरे की नाराजगी तो उसकी जान पर बना देती थी। अब्बू को उसकी यही बातें या आदतें पसंद थीं, जबकि अम्मी सिर्फ एक ही नज़रिए से सोचती थी कि लड़की ज़ात है, कल को पराए घर जाना है, और वो इसी हिसाब से उसे घरदारी में ताक करना चाहती थी। हालांकि अभी वो इतनी बड़ी भी नहीं हुई थी। इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, और अपनी तमाम तर लापरवाहियों और गैर जिम्मेदारियों के बावजूद पढ़ाई में अच्छी थी। मैट्रिक में ए ग्रेड लाई थी, जिससे अब्बू चाहते थे कि वो सिर्फ पढ़ने पर तवज्जो दे और मेडिकल में जाए, इसलिए वो उसकी घरेलू कामों में अदम दिलचस्पी को इग्नोर कर देते। बल्कि अम्मी कहती तो उन्हें भी टोक देते थे।
अभी से उसे खानादारी सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी को पढ़ने दो। तुमसे अगर खाना नहीं पकता तो कोई मुलाजिम रख लो। ये जब तक डॉक्टर नहीं बन जाती खाना नहीं पकाएगी, अब्बू हमेशा ही कहते थे। लेकिन आगे अल्लाह को कुछ और मंजूर था, जो उस रोज़ अब्बू खुद ही कहने लगे। गजनी आज मुझसे कह रहा था कि उसकी वालदा हमारे यहाँ आना चाहती हैं। कौन गजनी? अम्मी बिल्कुल नहीं जानती थी। मेरे साथ ऑफिस में काम करता है और रहता भी इसी ब्लॉक में है। शायद मोहल्लेदारी की वजह से आना जाना रखना चाहते होंगे। बहरहाल तुम ख्याल रखना, किसी दिन उसकी वालदा आएंगी, अब्बू ने गजनी के बारे में बताकर कहा था। और तीसरे ही दिन गजनी की वालदा और भाभी आ गईं। वो उस वक्त आदत के मुताबिक गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। निशी ने अम्मी के कहने पर बहुत झंझोड़ा के उठकर मेहमानों के लिए चाय बना दे, लेकिन उसकी आंख खुल के नहीं दी। दूसरी बार तो उसने निशी को खींच कर दे मारा। खबरदार जो मुझे उठाया तो। अम्मी कह रही हैं चाय बना दो, मेहमान आए हैं। निशी ने बिलबिलाकर कहा, मेहमानों से कहो अपने घर जाकर पिएं। वो करवट बदल गई। निशी ने मेहमानों के सामने जाकर अम्मी से कह दिया कि वो ये कह रही है, तो अम्मी मेहमानों के सामने जितनी शर्मिंदा हुई, उनके जाने के बाद उससे कहीं ज्यादा तैश में आकर पहले निशी को पीट कर रख दिया कि मेहमानों के सामने कहने की क्या जरूरत थी। फिर जो इसे सोते में ही बालों से पकड़कर पलंग से नीचे घसीटा, तो वो यही समझी कि क्यामत आ गई। नामुराद, तुझे जरा शर्म हया नहीं? अम्मी ने बाकायदा चप्पल उठा ली थी। क्यों मार रही हैं? क्या किया है मैंने? वो पहली चप्पल से ही बिलबिला कर चीखी, लेकिन अम्मी कहाँ अपने हवासों में थी, अपनी बोले जा रही थी, उसका कसूर नहीं बता रही थी। अगर निशी और काशी आकर अम्मी को खींच कर न ले जाते तो उसकी कोई हड्डी पसली टूट चुकी होती। कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ मैं, इतनी बड़ी हो गई हूँ और अम्मी ने मुझे चप्पलों से मारा। शाम में वो अब्बू के सामने रो रो कर फरियाद कर रही थी, और क्योंकि इससे पहले ही अम्मी ने अब्बू को सारी बात बनाकर इल्जाम भी उन्हें ही दे डाला था कि उनके लाड प्यार की वजह से वो ऐसी है और उसे देखकर छोटे भी बिगड़ रहे हैं, इसलिए अब्बू उसके आंसुओं से बस अंदर ही अंदर तड़पे, उस पर जाहिर नहीं किया और समझाते हुए कहने लगे, बेटा जब तुम अपने आप को बड़ा कह रही हो तो फिर अम्मी का ख्याल क्यों नहीं करती? तुम्हें उनका कहना मानना चाहिए। बहुत गलत किया आज तुमने। वो मेहमानों के सामने कितनी शर्मिंदा हुई। कौन से मेहमान? मैंने क्या किया? उसे वाकई खबर नहीं थी। क्यों, तुम्हें नहीं पता आज घर में कौन आया था? नहीं, मैं सो रही थी। वो सिसकियां लेते हुए बोल रही थी। हाँ, तो जब निशी ने तुम्हें उठाया तो तुम उठी क्यों नहीं? मुझे नहीं पता, मेरी आंख नहीं खुलती। फिर अम्मी ने तो मुझे घसीट कर उठाया था, उस पर मारा भी। वो फिर ज़ारो कतार रोने लगी। अरे रे, रो नहीं बेटा, अब्बू उसे अपने साथ लगाते हुए बोले, मैं तुम्हारी अम्मी को समझाऊंगा, तुम्हें मारेंगी नहीं। मैं बड़ी हो गई हूँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ। हाँ, मेरी बेटी कॉलेज में आ गई है, अब्बू ने मुस्कुराकर कहा। तभी अम्मी आ गई और जलकर बोली, ये कभी नहीं सुधर सकती। समझ जाएगी, समझ जाएगी, वक्त के साथ साथ समझ आ जाती है। अब्बू ने कहा तो अम्मी सर झटक कर बोली, हूँ पता नहीं कौन सा वक्त आएगा। फिर ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि गजनी की वालदा और भाभी फिर आ गईं। इस बार वो बरामदे में निशी के साथ बैठी उसकी गुड़िया का जहेज तैयार कर रही थी। सारी चीजें उसके अतराफ बिखरी थी और वो दरमियान में बैठी बड़े इन्हमाक से गुड़िया के शरारे पर गोटा लगाने में मसरूफ थी। निशी के ठहोका मारने पर सर ऊंचा करके दोनों खवातीन को सलाम किया, फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। आए अंदर चलें। अम्मी ने फौरन खवातीन से अंदर चलने पर इसरार किया, लेकिन वो जैसे उससे मिलने आई थी वहीं तख्त पर बैठते हुए पूछने लगी, ये आपकी बेटी है? जी। अम्मी ने उसे घूरना शुरू कर दिया, लेकिन वो मुतवज्जो ही नहीं थी। माशाअल्लाह, क्या नाम है? गजनी की वालदा ने अम्मी को देखा तो जो वो उसे घूर रही थी फौरन संभल कर बोली, नैनी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? भाभी ने पूछा। अभी कॉलेज में दाखिला लिया है। अच्छा, हाँ, अभी 4-6 महीने पहले गजनी ने बताया था कि शहाब साहब की बेटी ने मैट्रिक पास कर लिया है और वो तब से कह रहे थे कि हम मुबारकबाद दे आएं, इसी बहाने आपसे मिलना मिलाना हो जाएगा। भाभी ने याद करते हुए कहा, हाँ, अजीब बात है, एक ही मोहल्ले में रहते हुए कभी मुलाकात नहीं हुई थी। अब तो हो गई मुलाकात, आप आइएगा, गजनी की वालदा ने कहा तो अम्मी उठते हुए बोली, जरूर, आइए अंदर चलें, यही ठीक है। बेटी तुम क्या सी रही हो? वो अम्मी से कहकर उससे मुखातिब हो गई। जी। उसने इधर सर ऊंचा किया, उधर उंगली में सुई चुभ गई। ओए, अरे देखो, खून निकल रहा है। भाभी ने कहा तो उसने जल्दी में गुड़िया के शरारे से खून साफ किया, जिस पर निशी चीख पड़ी, ये क्या किया? मेरा शरारा खराब कर दिया। अपने दुपट्टे से नहीं साफ कर सकती थी? चुप। उसने आहिस्ता से निशी को घुरका। उठो नैनी, अंदर जाओ। अम्मी ने देखा खवातीन तो जमकर बैठ गई हैं, उसे ही अंदर जाने को कहा और वो ऐसे तो जाने वाली नहीं थी। निशी से खाइफ होकर के कहीं वो मजीद उल्टा सीधा ना बक दे, फौरन उठकर चली गई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। गजनी की वालदा अब बाकायदा अम्मी की तरफ मतवज्जो होकर बोलनी तो भाभी ने उनकी बात मजीद आगे बढ़ाई। हम इसके लिए आए हैं। जी।
अम्मी वाकई हैरान हो गईं। गजनी उसी फर्म में काम करते हैं जहां आपके शौहर हैं। शायद कभी उनके मुंह से आपने गजनी का नाम सुना हो। जी, गुज़िश्ता बार ही उन्होंने बताया था कि गज़नी की वालदा आना चाहती हैं, लेकिन ये तो मेरे गुमान में भी नहीं था कि आप इस मकसद से। अम्मी उनके मकसद से अचंभे में गिर गई थीं। नेक मकसद है, आप भाई साहब से मशवरा कर लीजिए। वो गज़नी को अच्छी तरह जानते हैं। गज़नी की वालदा ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी अभी छोटी है। देखा नहीं, अभी गुड़िया से खेल रही थी। अम्मी ने कहा तो गज़नी की वालदा अपनी बहू को देखने लगी कि वो कुछ कहे। आंटी, आप पहले अंकल से बात कर लें, देखिए वो क्या कहते हैं। भाभी ने कहा तो अम्मी फौरन बोली, हाँ जाहिर है उनसे बात करने के बाद ही मैं कुछ कह सकूंगी। और आप सिर्फ इसलिए इनकार मत कीजिएगा कि बेटी कम उम्र है। शरई हुक्म तो बेटी के जवान होते ही उसकी शादी कर देने का है। गजनी की वालदा कहते हुए उठ खड़ी हुई। आप खड़ी क्यों हो गई? बैठे में चाय। फिर सही, और सिर्फ चाय ही नहीं, हम मिठाई भी खाएंगे, भाभी ने मानी खेज अंदाज में कहा। तो अम्मी खामोश हो रही और उनके जाते ही बड़ी शिद्दत से अब्बू का इंतजार करने लगी। हालांकि जानती भी थीं कि वो 6 बजे से पहले नहीं आएंगे, फिर भी बार बार गेट की तरफ देख रही थी। तभी वो अंदर से चिल्लाती हुई आ गई, काशी, बॉल मिल गई है, जल्दी से बैट ले आओ। बॉल मिल गई है? कहाँ से मिली? काशी बॉल का सुनकर भागा आया। मैंने ढूंढ ली, पहली बारी मेरी। उसने बैट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन काशी फौरन पीछे हट गया। नहीं, फिर तुम मेरी बारी नहीं दोगी। क्यों नहीं दूंगी? पहले कभी ऐसा हुआ है? हाँ, तुम हमेशा अपनी बारी लेकर भाग जाती हो। कोई नहीं, झूठा इल्जाम मत लगाओ। वो बच्चों की तरह काशी से लड़ रही थी और अम्मी जो उसके प्रपोजल को सोचते हुए उसे देखने लगी थी, अपने आप मुस्कुराने लगी। और जब अब्बू आए तो उन्हें भी इसी तरह हंस हंस कर बताने लगी। गजनी की वालदा और भाभी आज फिर आई थी, अपनी नैनी का रिश्ता लेकर। रिश्ता? अब्बू ने हैरान होकर देखा था। हाँ बताइए भला, उसकी उम्र है अभी शादी की? बच्चों की तरह तो खेलती और लड़ती झगड़ती है। जब वो लोग आईं उस वक्त भी ये गुड़िया लिए बैठी थी, फिर भी वो बात कर गई। किसके लिए? मेरा मतलब है लड़के के बारे में बताया? कौन है? अब्बू ने कुछ सोचते हुए पूछा। वही जो आपके साथ ऑफिस में काम करता है, गजनी। गजनी? अब्बू ने चौंक कर देखा, फिर कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे, लड़का तो अच्छा है। 2 साल से मैं उसे देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत मेहनती और ईमानदार है। बस उम्र में कुछ ज्यादा है। अपनी नैनी कितने साल की हो गई? 17वें में लगी है और वो 26-28 का होगा। खैर, उम्र का फर्क कोई मानी नहीं रखता, अब्बू ने कहा तो अम्मी ताज्जुब से बोली, हाँ आप संजीदा हो रहे हैं? हाँ, क्यों, तुम्हें एतराज है क्या? अब्बू ने संजीदगी से पूछा। एतराज मुझे इस रिश्ते पर नहीं, बल्कि नैनी की शादी करने पर है। इतनी जल्दी तो मैं उसकी शादी करने के हक में नहीं हूँ। कद काठ में जितनी अपनी उम्र से बड़ी नजर आती है, अकल में उतनी ही छोटी है। हम माँ बाप हैं जो उसकी बचकाना हरकतों को बर्दाश्त करते हैं, और कोई नहीं कर सकता। अम्मी गलत नहीं कह रही थी, इसलिए अब्बू ने कोई बहस नहीं की और उस वक्त खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन फिर मौका देखकर वो अम्मी को कायल करने बैठ गए, क्योंकि उन्हें गजनी पसंद था। इसलिए वो ये भी भूल गए कि अब तक वो खुद ही अम्मी को टोकते रहे थे कि नैनी अभी बच्ची है, वक्त के साथ समझ जाएगी। और दिलचस्प बात ये थी कि अब अम्मी उन्हें टोक रही थी। यूं ही कितने दिन गुजर गए और अभी दोनों किसी एक बात पर मुत्तफिक नहीं हुए थे। ये गजनी की वालदा फिर आ गई। क्या सोचा आपने? उन्होंने हाल अहवाल पूछकर फौरन अपने मतलब की बात की। क्या सोचे, अभी तो मेरी बेटी पढ़ रही है, घरदारी में तो मैंने उसे डाला ही नहीं। अम्मी ने अभी उज़र तराशने शुरू किए थे कि वो बोल पड़ी, मैं हूं ना, सब सिखा दूंगी, और अगर आगे पढ़ना चाहेगी तो उस पर भी हमें कोई एतराज नहीं। बस आप हाँ कह दें, मैं अपने शौहर की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं कह सकती। अम्मी ने दामन बचाया तो वो पूछने लगी, भाई साहब क्या कहते हैं? उन्होंने अभी कुछ सोचा नहीं, मेरा मतलब है किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। ठीक है, मैं आज उनसे बात करके ही जाऊंगी। गजनी की वालदा शायद तहिया करके आई थी कि आज हामी भरवा के ही उठेंगी, इसीलिए अब्बू के इंतजार में आराम से बैठ गई। और अम्मी क्या करती, उन्हें जाने को तो नहीं कह सकती थी। मजबूरन कुछ देर उनके पास बैठी, फिर माजरत करके किचन में चली गई। और जब तक खाना तैयार हुआ, अब्बू आ गए और वो तो पहले ही तकरीबन रजामंद थे। गजनी की वालदा के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोले, गजनी की तारीफ करते रहे, फिर हामी भरने के साथ ये भी कह दिया कि मेरी बेटी अभी छोटी है, कोई काम वाम नहीं आता उसे। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी। गजनी की वालदा हामी भरवा कर खुश थी। और इस तमाम कार्रवाई के दौरान वो अंदर काशी और निशी के साथ लूडो खेलते हुए बार बार कहे जा रही थी, कौन है ये आंटी, हर दूसरे दिन चली आती हैं। हाँ, मुझे भी अच्छी नहीं लगती। निशी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, जाओ देखो गई कि नहीं, इतनी भूख लग रही है। जाएंगी तो खाना मिलेगा, वो लूडो से उकता कर लेटते हुए बोली। पहले ये गेम खत्म करो, मैं जीत रही हूँ। कोई नहीं, उसने लूडो खींचकर एक तरफ फेंक दिया। पागल, काशी जोर से चीखा, अब उठा के दो मेरी सारी गोटे। खुद उठा लो मोटी भैंस, आइंदा हाथ मत लगाना मेरे लूडो को।
काशी उसी की नकल उतार कर बुड़बुड़ाता हुआ इधर उधर बिखरी गोटे जमा करने लगा। तभी अम्मी आ गई। चलो बेटा खाना खा लो। वो आंटी चली गई। उसने फौरन पूछा तो अम्मी टोकते टोकते रह गई। हाँ, क्यों आ जाती हैं हर रोज? उसने उठते हुए कहा, तुम्हारे लिए। अम्मी उसका रद्द अमल देखना चाहती थी, लेकिन वो तो सीधी सादी बात भी देर में समझती थी। जब ही ताज्जुब से बोली, मेरे लिए? हाँ, उन्हें तुम पसंद आ गई हो और वो अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करना चाहती हैं। अम्मी को अचानक उस पर प्यार आ गया था। उसका चेहरा हाथों में लेकर बोली तो वो बुरी तरह लज्जा गई। अम्मी, हाँ बेटा, अब उन्हें कुछ मत कहना, तुम्हारी सास है वो। और ये बच्चों के खेल और बच्चों के साथ खेलना बंद करो। अम्मी ने फौरन लेक्चर देना शुरू किया था कि वो सादगी से पूछने लगी, फिर किसके साथ खेलूं? या अल्लाह, अम्मी झिंझला गई। कब अकल आएगी तुम्हें? चलो चल के खाना बनाओ। आप नाराज क्यों हो रही हैं? वो मिनमिनाई। कोई नाराज नहीं हो रही, चलो। अम्मी सर झटकती चली गई तो वो भूख के मारे उनके पीछे चली आई। फिर जुम्मा के दिन सादा सी तकरीब में गजनी की वालदा ने उसे मंगनी की अंगूठी पहनाई तो उस पल जहां उसके दिल पर यह नाम रकम हुआ, वहां आंखों में ख्वाब भी सज गए थे। सुनो, तुमने गजनी को देखा है? कैसे हैं? रात में वो निशी और काशी से बड़ी राजदारी से पूछ रही थी। बहुत अच्छे, दोनों एक साथ बोले थे। मुझे नया बैट ला कर देंगे और मुझे गुड़िया। क्यों? वो क्यों ला कर देंगे? खबरदार जो उनसे कोई चीज ली तो। उसने टोक कर डांटा। हमने थोड़ी कहा है, वो खुद ही कह रहे थे। कहते रहे तो मना कर देना, बुरी बात है ना? वो पहली बार उन्हें बहुत प्यार से समझा रही थी। किसी से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, वो तो हमारे भाईजान हैं। काशी ने फौरन कहा। फिर भी उनसे कुछ नहीं लेना, वरना मैं तुम दोनों से कभी नहीं बोलूंगी। उसने कहा तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उसकी बात माननी चाहिए या नहीं। यूं ही कितने दिन गुजर गए। अम्मी अब हर बात में उसे टोकने के साथ ये भी कहने लगी थी कि ससुराल में तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कुछ तमीज सीखो, यहाँ तुम्हें खाने सोने के अलावा और कोई काम नहीं, और वहाँ इनके अलावा सारे काम करने होंगे। इसके साथ उसे किचन के कामों में भी लगाने की कोशिश करती, लेकिन उस पर या तो नींद सवार रहती या खेल की तरफ ध्यान रहता। मजीद अब गजनी के ख्यालों में भी गुम रहने लगी थी। गो के अब तक उनकी बस एक झलक ही देख पाई थी, वो भी उस वक्त जब वो ड्राइंग रूम में तकरीबन दाखिल हो चुके थे और इधर कमरे से निकलते हुए उसने साइड से जरा सा देखा था। वाइट सफारी सूट में उनका दराज कद, और बस उसके बाद काशी और निशी से ही तारीफें सुनती रहती थी। वो दोनों तो चंद दिनों में बस उन्हीं के गीत गाने लगे थे। इस वक्त वो सोकर उठी थी, आंगन में लगे वॉश बेसिन पर आकर मुंह हाथ धोते हुए ख्याल आया कि काशी निशी नजर नहीं आ रहे। उसके साथ ही उसका ध्यान अपनी अलमारी की तरफ गया तो फौरन नल बंद करके अंदर आई, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। फिर अम्मी के कमरे में झांका और उन्हें नमाज में मसरूफ देखकर वो कुछ अचंभे में घिरी ड्राइंग रूम की तरफ आई तो अंदर से आती मर्दाना आवाज पर उसके कदम वहीं दरवाजे के करीब ही रुक गए। नैनी क्या कर रही है? पड़ी सो रही है, हर वक्त सोती रहती है। काशी के जवाब पर वो पेचोताप खाने लगी। तुम उठा दो ना। अल्लाह नहीं गजनी भाई, इतनी जोर से खींच कर मारती है मोटी भैंस। निशी गालबन कानों को हाथ लगा रही थी। उफ, ये गजनी के सामने। उसका दिल चाहा दोनों को घसीट कर ले आए और खूब मारे। और गजनी, वो कितनी दिलचस्पी से पूछ रहे थे, और क्या क्या करती है? खाना पकाती है? नहीं, उसे कुछ पकाना नहीं आता। कभी कभी जब दूध फट जाता है तो उसका खोया बनाती है। सारी पतीली जल जाती है। अच्छा, फिर अम्मी से डांट पड़ती है। और उधर गजनी ने उसके मजीद कारनामे जानने को अभी इसी कदर कहा था कि उसका जब्त जवाब दे गया। सारी मसलतें बलाए ताक रखकर फौरन अंदर दाखिल होकर बोली, और मैं बताती हूँ। फिर गजनी को देखते ही उछल कर बोली, आप वही है ना जिसे मैंने पत्थर मारा था? तो आपने जानबूझकर मारा था? गजनी उठ खड़े हुए थे, वो तो सटपटा गई। जी नहीं, वो तो मैं अमरूद का निशाना ले रही थी। जा लगा सीधा दिल पर, उन्होंने मानी खेज मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन वो समझी नहीं। जी नहीं, आपके माथे पर लगा था। नहीं, दिल पर, माथे पर। वो जैसे साबित करने पर तुल गई। दिल पर। इस बार गजनी का अंदाज ही नहीं, लहजा भी बदल गया था। मजीद आंखें जज्बों की तर्जुमानी करने लगी तो वो जो फिर अपनी बात दोहराने जा रही थी, एकदम होंठों पर हाथ रखकर नजरें झुका गई। कहाँ लगा? गजनी ने शरीर मुस्कुराहट के साथ पूछा। पता नहीं, वो अब कहाँ ठहर सकती थी। फौरन कमरे से निकल आई और सामने से अम्मी को आते देखकर घबरा कर बोली, अम्मी, वो मैं काशी और निशी को देखने गई थी, मुझे नहीं मालूम था कि। अच्छा जाओ, चाय का पानी रखो। अम्मी कसदन नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई तो गहरी सांस खींचते हुए उसके होंठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी थी। वो कॉलेज से निकलती तो घर जाने की जल्दी सिर्फ सोने के लिए होती थी। आखिरी पीरियड में ही उसे जमाइयाँ आने लगती थी, आंखें अलग बोझल हो जाती और फिर पीरियड ऑफ होते ही वो ऐसे भागती जैसे प्राइमरी के बच्चे छुट्टी होने पर खुश होकर भागते हैं। कभी नोट्स के लिए या किसी सहेली के बहुत इसरार करने पर भी वो 5 मिनट नहीं रुकती थी।
इस वक्त भी वो ऐसे ही भागी थी और बहुत तेज कदमों से स्टॉप की तरफ जा रही थी कि अचानक गजनी सामने आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आप? वो कुछ बौखलाकर इधर उधर देखने लगी। किसे ढूंढ रही हो? उन्होंने उसकी नजरों के ताक़ुब में देखकर पूछा। किसी को नहीं। परेशान क्यों होगी? मैं कोई गैर तो नहीं? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, उन्होंने अपनायत का एहसास देकर कहा। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, वो मजीद घबरा कर बोली। क्यों? वो अम्मी नाराज होंगी। नहीं होंगी, आओ। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया तो वो झिझकती हुई बैठ गई। रोजाना इसी वक्त कॉलेज से निकलती हो? उन्होंने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए पूछा। जी, लेकिन आप रोजाना नहीं आइएगा, उसने कहा तो वो बेसाख्ता मुस्कुराए। क्यों? अगर मेरी सहेलियों ने देख लिया तो वो बातें बनाएंगी। बनाने दो। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, उसने लंबी जमाई लेकर कहा तो वो एक नजर उस पर डालकर बोले। तुम्हें नींद आ रही है? वो असल में मुझे दोपहर में सोने की आदत है, वो दूसरी जमाई बमुश्किल रोक कर बोली। सिर्फ दोपहर में? मैंने तो सुना है तुम सारा वक्त सोई रहती हो, उन्होंने कहा तो वो एकदम तेज होकर बोली। काशी और निशी ने बताया होगा ना, बहुत बदतमीज है दोनों और झूठे भी। अच्छा खैर ये बताओ, और क्या क्या खूबियां हैं तुम में? इन्हीं दोनों से पूछ लीजिएगा, वो मुंह फुलाकर बोली। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, वो बेसाख्ता मुस्कुराहट होंठों में दबाकर बोले। तो वो कितनी देर खामोश रहने के बाद कहने लगी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मुझ में कोई खूबी नहीं है। घर का सारा काम अम्मी करती हैं। मैं अगर किचन में चली जाऊं तो बर्तन टूटते हैं या जलते हैं, और कपड़े मैंने कभी नहीं धोए, मासी धोती है, और सफाई वगैरह भी वही करती है। मुझे सिर्फ पढ़ने का शौक है और खेलने का। अच्छा, कौन सा गेम खेलती हो? उनका ख्याल था वो बैडमिंटन वॉलीबॉल वगैरह कहेगी, और उसने बताया ऐसे ही अंदाज में था जैसे नेशनल लेवल पर खेली जाने वाली किसी गेम की चैंपियन हो। लूडो। और काशी की साइकिल चलाने में भी मुझे बहुत मजा आता है। आपके घर में साइकिल है? हाँ, काशी के बराबर मेरा भतीजा है, उसकी साइकिल है, लेकिन वो तुम नहीं चलाओगी, उन्होंने एक पल में उसे खुशी देकर दूसरे पल छीन भी ली। क्यों? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी और उन्होंने बस उसे देखने पर इक्तफा किया। फिर जब उसके घर के सामने गाड़ी रोकी तो उसे मुतवज्जो करके बोले। सुनो, अब जाते ही सो मत जाना। नहीं, पहले तो मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद सोऊंगी, वो कहती हुई फौरन उतर कर गेट में दाखिल हो गई। उनका रद्द-ए-अमल देखने की कोशिश ही नहीं की, वैसे उसे लगा था जैसे वो मुस्कुराए थे। फिर भी खाने के बाद उसने बहुत कोशिश की कि वो खुद को किसी काम में मसरूफ करे, क्योंकि उन्होंने सोने से मना किया था, लेकिन एक नींद ही उससे नहीं रूठती थी। हमेशा की तरह ऐसी मेहरबानी हुई कि फिर उसे कुछ होश नहीं रहा। फिर ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि गजनी की वालदा ने शादी करने पर इसरार शुरू कर दिया। गो के अम्मी ने पहले ही उनसे तय कर लिया था कि वो 2 साल बाद ही उसकी शादी करेंगी, और उन्होंने ये बात मान भी ली थी। लेकिन अब उनका हज का फार्म आ गया था, तो वो चाहती थी कि उस फर्ज से सुबकदोश होकर जाएं। यूं अम्मी अब्बू को मजबूरन आमादा होना पड़ा। फिर शादी तो करनी ही थी, अभी करते या 2 साल बाद। बस फिक्र इस बात की थी कि उसे घरदारी नहीं आती, और अम्मी ने बार बार गजनी की वालदा के सामने अपनी तशवीश का इजहार किया, लेकिन उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी। हर बार यही कहा, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी, आप फिक्र ना करें। और अम्मी फिक्र कैसे नहीं करती, जानती जो थी कि ससुराल कितना ही अच्छा हो फिर भी लोग आने वाली लड़की से कुछ तवक्कुआत जरूर रखते हैं, और वो तो एकदम कोरी थी। 15 दिन बाद की तारीख तय हुई थी, और इतने दिन अम्मी ने उसे अपने साथ किचन में लगाए रखा, जिससे वो रोटी और दाल चावल बनाना सीख गई। और फिर बड़ी सादगी से पूछने लगी, क्या वहां सिर्फ दाल चावल खाने को मिलेंगे और कुछ नहीं? नहीं, अम्मी ने बेसाख्ता हंसते हुए कहा, तो वो मुंह फुलाकर बोली, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? जब सब लोग खाएंगे तो तुम क्यों नहीं खाओगी? मुझे नहीं अच्छे लगते। मैं आपके पास आकर खाना खाऊंगी, मेरे लिए जरूर रखिएगा, सारा काशी निशी को नहीं खिला दीजिएगा। अच्छी बात है। अम्मी इस वक्त जितनी महफूज हुई, बाद में उसी हिसाब से उनके आंसू छलके थे। मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची बहुत सादा, बहुत मासूम है, उसके साथ मामला रखने वालों को फराख दिल रखना, वो उसकी कोताहियों को दरगुजर करें और उसे खुश रखें। और ऐसी ढेरों दुआओं के साथ वो बाबुल के घर से रुखसत होकर गजनी की संगत में नए सफर का हसीन तस्वर लिए जिस आंगन में उतरी, वहां पहले मरहले पर उसे खूब पजीराई मिली थी। गजनी के यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, इसलिए इस घर में काफी अफराद थे। गजनी के चचा चची और उनकी 4 औलादें, जिनमें एक की शादी हो चुकी थी, फिर दादी भी थी, और गजनी कुल 5 बहन भाई थे। दोनों बहनें अपने घरों की हो चुकी थीं, जबकि बड़े भाई अपनी बीवी और दोनों बच्चों समेत उस घर में रहते थे, और एक भाई गजनी से छोटा था, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। बहरहाल तमाम अफराद से फर्दन फर्दन मुतारफ कराने के बाद गजनी की बड़ी बहन उसे हुजला अरूसी में छोड़ने आई तो खासी तनकीदी नजरों से उसका जायजा लेकर नखवत से बोली, कोई इतनी हसीन तो नहीं हो? पता नहीं गजनी किस बात पर मर मिटा। ये क्या कह रही हैं? उसका नन्हा सा दिल सहम गया।
अलमारी में कपड़े लटके हैं, निकाल लेना, और हाँ, जेवर उतारना तो लॉकर में संभाल कर रखना। कोई चीज़ इधर-उधर हो गई तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, समझी? वो ख़ासिन रूठेपन से तंबीह करती चली गई, तो उसने डरते-डरते ज़रा-सी आँखें खोलीं और कमरा खाली देखकर फ़ौरन सीधी हो बैठी। या अल्लाह! कमर अकड़ गई। अब पता नहीं गज़नी कब आएँगे? जब भी आएँ मुझसे तो नहीं बैठा जा रहा। वो बुड़बुड़ाती हुई लेटी थी कि जमाइयाँ आने लगीं। ज़रा देर को आँखें बंद करती, फिर घबरा कर खोलती। मैं सो तो नहीं रही, मैं सो तो नहीं रही, वो खुद को बावर करा रही थी। जब गज़नी आए तो उन्हें ख़ासा झटका लगा। कुछ देर खामोशी से उसे बेखबर सोते देखते रहे, फिर उठाने के इरादे से आगे बढ़े कि निशी की बात याद आई। इतनी ज़ोर से खींचकर मारती है, ओह गॉड! उन्होंने इधर-उधर देखा, फिर ग्लास में पानी भर के पूरा उस पर उलट दिया। निशी की बच्ची! वो हड़बड़ाकर उठते ही अपने तई निशी पर झपटी थी कि दूसरे पल मज़बूत बाजुओं के हिसार में मचल कर रह गई। सोने को किसने कहा था? गज़नी ने उसकी ठोड़ी छूकर कहा, तो वो जो उनके बाजुओं में पिघली जा रही थी, बहुत धीरे से बोली, मैं सो तो नहीं रही थी। फिर ऐसे ही बस आपने पानी क्यों डाला? उसे एकदम अपनी गीली कमीज से उलझन महसूस हुई, रूठे लहजे में बोली, क्या करता, हाथ लगाता तो तुम खींच कर मारती। उन्होंने मुस्कुराहट दबाकर कहा तो वो फौरन बोली, जी नहीं, मैं इतनी बदतमीज नहीं हूँ। अच्छा, गुस्सा नहीं, नए सफर के आगाज पर लड़ते नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हैं, ऐसे। उनकी शौक जिसारत पर वो बुरी तरह लजाकर उनके सीने में छुपने लगी थी। गजनी के घर में सब लोग बहुत अच्छे थे, एक दूसरे का ख्याल रखने और मोहब्बत करने वाले। गजनी ने अव्वल शब ही उसे समझा दिया था कि उसे सबके साथ मिलकर रहना है। अगर उसे किसी की बात बुरी लगे तो वो घर में बदमज़गी पैदा करने की कोशिश ना करे। अलबत्ता उनसे कह सकती है, और वो तो वैसे भी लापरवाह सी थी। फिर अभी इतनी मैच्योर भी नहीं थी कि किसी बात को गहराई से सोचती और बुरा मानती। हर एक के साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई, लेकिन अपनी आदतें वो फौरन नहीं बदल सकती थी। जहाँ मौका मिलता सो जाती, और गजनी के भतीजों के साथ खेलने को उसका दिल बहुत मचलता था। बड़ी मुश्किल से खुद पर जबर किए हुए थी, क्योंकि उसकी सास जो हज पर जाने वाली थी तो उनसे मिलने आने वालों का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। इस वक्त वह बरामदे में खड़ी बड़ी हसरत से गजनी के दोनों भतीजों अनायतुल्लाह और हदायतुल्लाह को क्रिकेट खेलते हुए देख रही थी। अनायतुल्लाह की बॉल पर हदायतुल्लाह ने बैट घुमाया तो बॉल सीधी उसकी तरफ आई, जिसे कैच करके वो बेख्तियार चिल्लाई, आउट। कोई नहीं चाची, आप थोड़ी खेल रही हो। हिदायतुल्लाह ने एहतजाज किया, क्यों नहीं, मैं भी खेल रही हूँ। लाओ, अब मेरी बारी है। उसने बॉल फेंककर उसके हाथ से बैट छीन लिया। आपको खेलना आता है? दोनों बच्चे हैरान होकर उसे देखने लगे। अरे, ऐसे चौके छिक्के लगाऊंगी कि देखते रह जाओगे। चलो गेंद कराओ। वो दुपट्टा एक तरफ डालकर खेलने को तैयार हो गई। चाची, आपके बाद मेरी बारी है, अनायतुल्लाह ने कहकर गेंद फेंकी, जिसे खेलकर वो इतरा कर बोली, देखा कैसा शॉट मारती हूँ। तभी उसका देवर खालिद आ गया और उसके हाथ में बैट देखकर खुशगवार हैरत से चिल्लाया, अरे भाभी, क्रिकेट! चाची ने अभी चौका मारा है। दोनों बच्चे शौक से बताने लगे, अच्छा चलो गेंद कराओ, मैं भी देखूं। सिर्फ देखने की नहीं हो रही, इधर खड़े हो जाओ, तुम्हारी बारी आखिर में आएगी, उसने कहा तो खालिद बच्चे के हाथ से गेंद लेकर बोला, नहीं, मैं गेंद कराऊंगा। और खालिद की पहली बाल पर ही वो आउट हो गई। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। जी नहीं, तुम्हें गेंद करानी नहीं आती। अरे वाह, मैं अपनी कॉलेज टीम का बेहतरीन बाउलर हूँ, मैं नहीं मानती। ना माने, लेकिन आप आउट हो चुकी हैं। क्यों बच्चों? हाँ चाची, आउट हो गई, आउट आउट। बच्चों ने शोर मचा दिया और इस हिसाब से वह एहतजाज करने लगी थी। अच्छा खासा हंगामा हो गया था। उसकी सास घबरा कर कमरे से निकल आई। क्या हो रहा है? दादी, चाची बेईमानी कर रही हैं, मेरी बारी नहीं दे रही, अनायतुल्लाह ने कहा तो वो नाक पर उंगली रखकर बोली, हाँ, ये तुम लोग बच्चों के साथ खेल रहे हो? मैं नहीं, ये खालिद। उसने घबरा कर बैट छोड़ दिया और अपना दुपट्टा उठाकर भागने लगी थी कि सास रोककर बोली, मैंने खेलने को मना तो नहीं किया, बस शोर नहीं होना चाहिए, दादी सो रही हैं। अल्लाह, अम्मा आप कितनी अच्छी हैं। वो खुश होकर उनसे लिपट गई। फिर जिस रोज अम्मा हज पर जा रही थी, उस रोज उन्होंने पहली बार उसे किचन में बुलाया, जहां भाभी खीर बना रही थी। वो चम्मच उसके हाथ में थमाकर बोली, बेटी, पकाने में हाथ लगा दो और अब भाभी का हाथ बटाया करना। जी। वो आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाने लगी। और क्या क्या पकाना आता है तुम्हें? भाभी ने यूं ही पूछ लिया। रोटी, दाल चावल और चाय भी बना लेती हूँ, लेकिन उसमें कन्नी रह जाती है, वो रवानी में बोल गई। चाय में? भाभी हैरत के साथ हंसी। जी, उसने अपने कहे पर ध्यान दिया था ना भाभी के कहने पर, और भाभी का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आप हंस क्यों रही हैं? वो चम्मच छोड़कर उन्हें देखने लगी। कुछ नहीं, जाओ, बस आज के लिए इतना ही काफी है। और बेटी, नहा धोकर तैयार हो जाओ, कितने लोग आ जा रहे हैं और शाम तक तो सारे रिश्तेदार आ जाएंगे, तुम्हारे मैके से भी सब आएंगे, अम्मा ने कहा तो वो सर हिलाती किचन से निकल आई। चाची खेले? हदायतुल्लाह और अनायतुल्लाह को उसे देखते ही बस खेल याद आता था
और अभी वो मना करना चाहती थी कि उसकी बड़ी नंद अपनी मोटी मोटी आंखें मजीद फैलाकर बोली, ये इतनी बड़ी घोड़ी तुम्हारे साथ खेलेगी। वो उनके सामने बोल नहीं सकती थी और ना ठहर सकती थी। जब भी फौरन अपने कमरे में आते ही गजनी से उलझ गई। क्या बिगाड़ा है मैंने उनका? जब आती है मुझे घूरती रहती है और उल्टा सीधा बोलती हैं। कौन, किसकी बात कर रही हो? गजनी ने उसको गुस्से से तिल मिलाते हुए देखकर नरमी से पूछा। वही जो आपकी आपा जान है। ओ, गजनी ने जरा से होंठ सुकेड़े, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए बोले, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि उनकी बातों का बुरा मत माना करो। वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, भाभी को भी बहुत कुछ कह जाती हैं। क्यों? बस आदत से मजबूर हैं। अच्छी आदत नहीं है। किसी दिन मैं खबरदार। गजनी फौरन टोक कर बोले, मैं कभी ना सुनूं कि तुमने उनके साथ बदतमीजी की। वो मेरी बड़ी बहन है और फिर कभी कभी आती हैं, हर वक्त तो यहाँ नहीं रहती। और जो हर वक्त यहाँ रहते हैं वो तो सब तुमसे मोहब्बत करते हैं ना? हो, उसने सर झुका लिया, अंदाज रूठा हुआ था। बस काफी है इतनी मोहब्बतें या मजीद की आरजू है? उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहकर उसका हाथ दबाया तो उसने यूं ही नफी में सर हिला दिया। बस फिर तो कोई मसला ही नहीं, आपा जो कहती हैं कहने दो। बल्कि अच्छा है, ज्यादा मिठास सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। कभी कभी तलखो तुर्श मजा भी चख लेना चाहिए। वो कहते हुए उठ खड़े हुए तो वो भी एकदम याद आने पर उछल कर बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, अम्मा ने तैयार होने को कहा है, अभी सब रिश्तेदार आ जाएंगे। कौन से कपड़े पहनूं? उसने अलमारी खोलकर गजनी को देखा, लेकिन वो कमरे से जा चुके थे। अजीब आदमी है। उसने सर झटका, फिर इस ख्याल से स्काई ब्लू सूट निकाला कि गजनी को ये कलर पसंद था और वो इस सूट की तारीफ भी कर चुके थे। फिर जब वो तैयार होकर कमरे से निकली तो सामने से अम्मी काशी और निशी के साथ आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वो भागकर अम्मी से लिपट गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? अम्मी ने उसका गाल चूमते हुए कहा। बहुत अच्छी। वो खिलखिलाई। माशाल्लाह, हमेशा खुश रहो। अम्मी ने दुआ दी। आइए अंदर चलें। और तुम? वो काशी की तरफ मुतवज्जो हुई, लेकिन वो निशी को कोहनी मारकर कह रहा था, इतरा कितना रही है? हूँ, जरा अच्छी नहीं लग रही। निशी ने नाक सुकेड़ा। ये तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो? खबरदार, यहाँ बदतमीजी नहीं करना। उसने दोनों का सर हिलाकर कहा तो काशी तड़क कर बोला, चल मोटी भैंस है। उसने घबरा कर इधर उधर देखा। अम्मी आगे बढ़ गई थी, फिर वो झुककर उन दोनों से बोली, देखो ये मेरा ससुराल है, बदतमीजी करोगे तो सब लोग मजाक उड़ाएंगे। तुम यहाँ क्यों आ गई? अपने घर चलो। काशी को शायद इस बात का गुस्सा था कि वो उन्हें छोड़कर आ गई थी। हाँ आऊंगी, आज तो अम्मा जा रही हैं, फिर मैं 2-4 दिन रहने आऊंगी। उसे मजबूरन बहुत प्यार से बोलना पड़ रहा था कि कहीं दोनों सबके सामने ना शुरू हो जाएं। अरे काशी, तुम कब आए? अकब से गजनी की आवाज पर वो एकदम सीधी होकर बोली, अभी आए हैं अम्मी के साथ। अच्छा, अम्मी कहाँ हैं? इधर अम्मा के कमरे में, चलो तुम दोनों भी वहीं जाओ। उसने निशी को जाने का इशारा किया, फिर गजनी को देखा तो वो कहने लगा, सुनो, सुबह मैंने तुम्हें जो लिफाफा दिया था वो ले आओ। लिफाफा? मुझे कौन सा लिफाफा दिया था? उसे फौरन याद नहीं आया। सफेद लिफाफा, और मैंने तुम्हें बताया भी था कि अम्मा के लिए करेंसी चेंज करानी है, उसमें रियाल थे। गजनी ने जोर देकर कहा, रियाल? हाँ शायद, मैं देखती हूँ। वो सोचती हुई अपने कमरे में आ गई और ये तो उसे याद आ गया था कि गजनी ने उसे लिफाफा दिया था, लेकिन कहाँ रखा था याद नहीं आया, और आता भी कैसे? अपनी फितरी लापरवाही के बायस उसने यूं ही कहीं डाल दिया था और अब ढूंढते ढूंढते हलकान हो रही थी। सारा कमरा उलट कर रख दिया था। तकरीबन आधे घंटे बाद गजनी कमरे में दाखिल होते ही चकरा गए। ये क्या हो रहा है? वो, मैं लिफाफा ढूंढ रही हूँ। वो बहुत जल्द गजनी से खाइफ भी हो जाती थी। ढूंढ रही हो क्या मतलब? क्या ऐसे ही फेंक दिया था? उन्होंने कदरे गुस्से से कहा। नहीं, फेंका तो नहीं था। वो मजीद सहम गई। फिर पता नहीं कहाँ चला गया। ओ गॉड, अब मैं अम्मा को क्या दूं? याद करो तुमने कहाँ रखा था, और इधर उधर रखने की क्या जरूरत थी? सेफ में नहीं डाल सकती थी? इंतहाई गैर जिम्मेदार हो तुम। मेरी गलती जो मैंने तुम्हें थमा दिया। गजनी गुस्से से बोलते हुए चीजें उठाकर पटकने लगे। फिर अलमारी खोली तो वो रोनी आवाज में बोली, यहाँ मैं देख चुकी हूँ। तुम्हारे देखने और मेरे देखने में फर्क है। तुम्हें सामने रखी चीज नजर नहीं आती। वो उसे घूर कर बोले और फिर सारी अलमारी खाली कर डाली, लेकिन लिफाफा जमीन खा गई थी या आसमान, मिलके नहीं दिया। अब बताओ मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं इतना पैसा? गजनी वाकई परेशान हो गए थे और वो क्या कर सकती थी सिवाय रोने के। खबरदार जो आंसू बहाए तो। गजनी उसे बुरी तरह झिड़क कर कमरे से निकल गए तो उसके आंसू और तवातर से बह निकले। फिर उसे नहीं मालूम गजनी ने रकम का इंतजाम कहाँ से किया था, और पता नहीं हुआ भी था कि नहीं। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की, और पूछना तो दूर की बात, वो उनके करीब से गुजरते हुए भी डर रही थी कि कहीं सबके सामने न डांट दें। एक इसी बात का तो उसे ख्याल रहता था, वरना और तो किसी बात की परवाह नहीं थी। बहरहाल धीरे धीरे सब मेहमान रुखसत हो गए। वो अम्मी को गेट तक छोड़कर वापस आई तो गजनी उसका कारनामा बयान कर रहे थे। पता नहीं कहाँ रख के भूल गई, सारा कमरा छान मारा।
होता तो मिलता, दे दिया होगा अपनी अम्मा को। गजनी के आपा ने नखवत से कहा तो वो अपनी जगह सुन हो गई। फजूल बात नहीं करे आपा। गजनी ने गुस्से से उन्हें टोका तो अम्मा भी उनकी तायद में बोलने लगी। हाँ, ख्वामखा इल्जाम मत लगाओ, बच्ची है, कहीं डाल दिया होगा इधर उधर। तुम गजनी बाद में आराम से देखना, मिल जाएगा। मिल चुका। आपा अभी भी बाज नहीं आई। आपा, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मिले ना मिले मुझे परवाह नहीं है। उसे आपा की बात से जितना दुख हुआ था, गजनी को अपने हक में बोलते सुनकर उसी कदर खुश होकर वो दरवाजे ही से पलट आई। लेकिन गजनी की उस वक्त की डांट नहीं भूली थी। जब भी अम्मा को सी ऑफ करके रात 2 बजे जब वापसी हुई, तब भी वो गजनी से खिंची खिंची सी थी। फिर नींद भी बहुत आ रही थी। कमरे में आते ही बेड पर ढह गई। अरे चलो पहले चेंज करो, गजनी ने फौरन टोका। मैं आपसे बात नहीं करती, वो रूठे लहजे में बोली और तकिया खींचकर मुंह पर रखा तो गिलाफ के अंदर कोई चीज खड़खड़ाई। उसने झंझलाकर पहले तकिया हटाया, फिर एकदम याद आने पर फौरन गिलाफ में हाथ डालकर लिफाफा निकालकर चीखी। मिल गया गजनी, ये तकिए में था, मैंने खुद रखा था। जाहिर है तुम ही ने रखा होगा, उन्होंने कहा। फिर उसके पास बैठते हुए बोले, अगर तुम उस वक्त जरा सा अपना जहन इस्तेमाल कर लेती तो तुम्हें जरूर याद आ जाता, लेकिन तुमने सोचने की जहमत ही नहीं की। बस हर बात चाहती हो खुद ब खुद हो जाए। ऐसा नहीं होता नैनी, तुम्हें एहसास है तुम्हारी इस भूल से मुझे कितनी परेशानी हुई। कम से कम इसी बात से सबक सीख लो और आइंदा आइंदा आप मुझे कोई चीज नहीं दीजिएगा। वो उनकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ी, मैं ऐसे ही भूल जाऊंगी। क्यों भूलोगी? खाना सोना भूलती हो? चलो उठो, फौरन खड़ी हो जाओ। उन्होंने हल्के गुस्से और रौब से कहा तो वो मिनमिनाई, मुझे नींद आ रही है, कोई जरूरत नहीं सोने की। उन्होंने उसे बेड से खींचकर खड़ा कर दिया और खुद लेटते हुए बोले, रोजाना मैं तुम्हें उठाता हूँ, आज से ये तुम्हारी ड्यूटी है, ठीक 7 बजे भी उठा देना। मेरी खुद से आंख नहीं खुलती, इसीलिए तो तुम्हें सोना नहीं है मुझे उठाने, बल्कि मेरे ऑफिस जाने के बाद सो सकती हो। वो बड़े आराम से हुक्म सादर फरमाकर करवट बदल गए। उफ, कितने जालिम हैं आप। मैं अभी अम्मा से, लेकिन अम्मा तो चली गई जब ही आप। लाइट ऑफ करो और अपना मुंह भी बंद रखो, वरना कमरे से बाहर चली जाओ। वो कोई रियायत बरतने को तैयार नहीं थे। अल्लाह करे नींद ही ना आए, अल्लाह करे ऐसे ही डरावने ख्वाब आए कि चीखते हुए उठ बैठे। वो लाइट ऑफ करके मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। हाँ नहीं तो मैं तो नहीं उठाऊंगी, चाहे ऑफिस से कितने लेट हो जाए। अच्छा है बॉस से डांट पड़ेगी। उसकी बुड़बुड़ाहट धीरे धीरे मध्यम होने लगी क्योंकि नींद गालब आ रही थी और फिर वो सोफे पर गिरते ही सो गई। सुबह गजनी ने नहीं उठाया तो वो उठी ही नहीं। दोपहर में भाभी ने आकर हिलाया तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। गजनी को 7 बजे उठाना है, सुबह के या शाम के? भाभी ने मुस्कुराकर पूछा तो वो खिड़की की रोशनियों पर धूप देखकर सटपटा गई। 7 बज गए, 2 बज रहे हैं, चलो खाना खा लो। और ये तुम सोफे पर क्यों सो रही थी? भाभी ने कुछ मानी खेज अंदाज में पूछा, ताकि जल्दी आंख खुल जाए। वो कहकर जल्दी से वॉशरूम में चली गई। फिर खाने के दौरान वो भाभी को मजे से बताने लगी कि वो लिफाफा तकिए में रखकर भूल गई थी और रात जब सोने लगी तब मिला। हाँ, बाज़ औक़ात वक्त पर सामने रखी चीज नजर नहीं आती, भाभी ने कहा। आपा चली गई, वरना वो भी देखती, ऐसे ही कह रही थी कि मैंने अपनी अम्मी को दे दिया होगा। वो तो बस ऐसे ही हैं। भाभी का अंदाज ऐसा था जैसे वो भी उनकी बहुत बातें सुन चुकी हों। क्यों है वो ऐसी? उसने सादगी से पूछा तो भाभी पहले जरा सा हंसी, फिर कहने लगी, असल में वो गजनी की शादी अपनी नंद के साथ करना चाहती थी, इसलिए तुमसे खार खाती हैं। कैसी है उनकी नंद? उसके दिल में अजीब सा उबाल उठने लगा। अच्छी है, शक्लो सूरत की अच्छी है, सलीका शार भी है, लेकिन सारी बात तो गजनी की पसंद की थी और गजनी को तुम पसंद आ गई। भाभी ने आखिर में उसकी ठोड़ी छूकर कहा, लेकिन वो उनकी पहली बात में ही अटक गई थी। भाभी के सामने तो कुछ नहीं बोली। शाम में जब गजनी आए तो फौरन उनके पीछे कमरे में भागी आई। इतनी देर से क्यों आए हैं? ज्यादा देर तो नहीं हुई, आपा के पास बस 5 मिनट रुका। उन्होंने शूज उतारते हुए बताया तो वो उछल कर बोली, आपा के यहाँ गए थे? हाँ, क्यों? आप बताएं क्यों गए थे? वो बाकायदा कमर पर हाथ रखकर लड़ने के लिए तैयार हो गई। उन्हें यह बताने के कल जो लिफाफा खो गया था वो मिल गया है। वो साफ गोई से कहकर अलमारी की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वो सामने आ गई। झूठ बोलते हैं आप, मुझे पता है आप वहां क्यों जाते हैं, उनकी नंद को देखने। वो बहुत अच्छी, बहुत सलीका शार है ना? हैं? गजनी चकरा गए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, आपका खराब? नॉनसेंस। वो उसे धकेल कर वॉशरूम में चले गए और जब चेंज करके निकले तो वो घुटनों में मुंह छुपाए जारो कतार रो रही थी। ओ गॉड, वो उसके करीब आ बैठे। नैनी, नैनी इधर देखो, बेवकूफ लड़की, कभी तो अपनी अकल इस्तेमाल किया करो। अगर मुझे आपा की नंद को देखना होता तो तुमसे शादी क्यों करता? मुझे पता है अब आप पछता रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। वो इसी तरह रोते हुए बोली, इसके बावजूद मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, समझी? कोई नहीं, हर वक्त तो डांटते रहते हैं। वो बसोर कर बोली, तुम्हारे फायदे के लिए, ताकि तुम कुछ सीखो, तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास जागे।
भाभी को देखो किस तरह एक एक का ख्याल रखती हैं और तुम बजाय उनका हाथ बटाने के अपने काम भी उनके सर डाल देती हो। 2 महीने हो गए हमारी शादी को। कोई एक दिन ऐसा बताओ कि सुबह मुझसे पहले बेदार होकर तुमने मेरे लिए नाश्ता तैयार किया हो। भाभी ने सारी जिंदगी का ठेका तो नहीं ले रखा। वो मुंह से कुछ ना कहें, लेकिन सोचती तो जरूर होंगी कि पहले तो सिर्फ मेरा करना पड़ता था, अब मेरी बीवी भी उनके सर पर आ पड़ी है। मैंने आपको शादी से पहले बता दिया था कि मुझे कोई काम नहीं आता। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमेशा के लिए खुद को बरीउज़्ज़मा करार दे दो। ठीक है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन दूसरे काम तो तुम कर सकती हो। बर्तन धोने में उनकी मदद कर सकती हो, किचन की सफाई या ये सब भी नहीं कर सकती। उन्होंने धीरज से समझाते हुए कहा तो वो उकता कर बोली, कोशिश करूंगी। हाँ, कोशिश करो, भाभी के साथ साथ लगी रहोगी तो खाना पकाना भी आ जाएगा, समझी। वो उसका सर हिलाते हुए उठ खड़े हुए तो वो जैसे अपने आप से बोली, इतने दिन हो गए मैं अम्मी के यहाँ भी नहीं गई। कल आई थी ना, वो मुलाकात हो तो गई। वो समझ गए काम का सुनते ही भागना चाहती है। कहाँ मुलाकात हुई, मैं तो सारा वक्त लिफाफा ढूंढने में लगी रही, 2 मिनट उनके पास नहीं बैठी। तुम्हारी गलती है, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कसदन नरूठेपन का मुजाहरा किया। आप ये कर सकते हैं कि सुबह ऑफिस जाते हुए मुझे अम्मी के यहाँ छोड़ दीजिए। फिर 3-4 रोज के बाद नहीं, वो टोक कर बोले, अभी कल ही तो अम्मा गई हैं, तुम भी चली जाओगे तो भाभी अकेली हो जाएंगी। अकेली क्यों, दादी हैं और चची जान वगैरह। नैनी बहस मत करो, जाओ जाकर भाभी का हाथ बटाओ। उन्हें वाकई गुस्सा आ गया था। डांट कर कहा तो वो मुंह फुलाए कमरे से निकल आई और बजाय भाभी के पास किचन में जाने के उनके बच्चों के पास आ बैठी। क्या कर रहे हो, होमवर्क लाओ मैं कर दूं। उसने हदायतुल्लाह के सामने से कापी खींचनी चाहिए, लेकिन वो फौरन उस पर हाथ रखकर बोला, नहीं टीचर मारेंगी। अच्छा चलो जल्दी से खत्म करो, फिर लूडो खेलेंगे। वो तकिए पर सर रखते हुए बोली तो अनायतुल्लाह ने फौरन टोका, चाची यहाँ नहीं सोना। सो कौन रहा है, उसने कहा। फिर उस ख्याल से कि नींद का कुछ पता नहीं उठ बैठी और लूडो लेकर अकेली खेलने बैठ गई। और कुछ देर बाद डाइनिंग रूम से भाभी की आवाज आई, खालिद खाना लग गया है। गजनी और नैनी से भी कह दो हदायतुल्लाह, अनायतुल्लाह आ जाओ बेटा। उसने हस्बे आदत सुनकर भी कोई अहमियत नहीं दी और अपने खेल में लगी रही, जबकि दोनों बच्चे उठकर चले गए थे। वो जब आखिरी गोट भी खेल चुकी तब लुडो धकेल कर सर ऊंचा करते ही ठटक गई, क्योंकि दरवाजे में खड़े गजनी बहुत ताज्जुब भरी नजरों से उसे देख रहे थे। वो नजरें चुराती बस इसी कदर कह सकी, और गजनी सिर्फ उसके मतवज्जो होने के मुंतजिर थे। कुछ कहे बगैर वापस पलट गए तो वह मजीद परेशान होकर उनके पीछे जाने के बजाय अपने कमरे में आ गई। नैनी भाभी उसे पुकारती हुई आ गई। क्या बात है, खाना नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है, उसने झूठ बोला। क्यों? वो शाम में समोसे खा लिए थे शायद इसलिए। आप खाएं, मुझे जब भूख लगेगी खा लूंगी, उसने कहा तो भाभी शायद उजलत में थी, जब भी ज्यादा इसरार नहीं किया, अलबत्ता जाते जाते बाद में खाने की ताकीद करती गई। अल्लाह अब क्या करूं, गजनी बहुत गुस्से में लग रहे थे। सो जाती हूँ। उसे गजनी के अताब से बचने का एक ही रास्ता नजर आया और वो वाकई सो गई, लेकिन उसका यह ख्याल गलत था कि सुबह तक गजनी का मूड ठीक हो जाएगा। उसके बरक्स बहुत संजीदगी से नाराज होकर उन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली थी। अगर उसे सख्त सुस्त कह लेते तो शायद उनका गुस्सा ठंडा हो जाता, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। सुबह भी उसे उठाए बगैर ऑफिस चले गए। खुद से मुखातिब करने की वो हिम्मत नहीं कर सकी, अलबत्ता बहाने बहाने से उनके आसपास मुंडलाती रही थी। इसी तरह दूसरा तीसरा दिन भी गुजर गया और काम तो वो ऐसे ही नहीं करती थी। खेलने में भी दिल नहीं लग रहा था। हदायतुल्लाह अनायतुल्लाह लड्डू लेकर आते, वो मना कर देती। क्रिकेट खेलने के लिए बुलाते तो भी ना जाती। मेरा दिल नहीं चाह रहा, इस वक्त उसने उकता कर कहा तो भाभी ने उसे अपने पास बिठा लिया और प्यार से पूछने लगी, क्या हो गया है तुम्हारे दिल को, क्यों उकताने लगा है? पता नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? भाभी की मानीखेज मुस्कुराहट से भी वो कुछ नहीं समझी। कैसी गड़बड़? नए मेहमान की। भाभी ने उसके पहलू में चुटकी काटी। अल्लाह भाभी, वो मारे शर्म के उनके पीछे छुपने लगी। सच बताओ, अगर ऐसी कोई बात है तो चलो डॉक्टर के पास ले चलूं, इस बार भाभी ने संजीदगी से कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर उकताई उकताई क्यों रहती हो? 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ कोई हल्ला गुल्ला नहीं। दादी भी पूछ रही थी कि तुम कहाँ चली गई हो, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही, भाभी ने टोकते हुए कहा। दादी को ऐसे ही सुनाई नहीं देता, मैं उन्हें अपनी शक्ल दिखा आती हूँ। भाभी की जिरा से बचने की खातिर बहाने से उसके पास से हटाए तो भाभी गजनी के पीछे पड़ गई कि वो उसका ख्याल नहीं कर रहे। जब ही वो मुरझाने लगी है और उसी वक्त उसे घुमाने ले जाने को कहा, जिस पर गजनी बहुत जुज़बुज़ हुए, क्योंकि भाभी की बात नहीं टाल सकते थे और उससे भी बात नहीं करना चाहते थे। कुछ देर बहाने सोचते रहे, लेकिन भाभी को चक्कर देना आसान नहीं था। उन्होंने फिर टोका तो दोनों भतीजों को पुकार कर बोले, चलो बच्चों, तुम्हें एक लिफ्टन ले चलूं। जाओ अपनी चाची से भी कहो तैयार होकर आ जाएं। चाची चाची दोनों खुशी से चिल्लाते हुए भागे थे। क्या है? वो बेजार खड़ी थी। चाचा कह रहे हैं जल्दी तैयार हो जाएं।
क्लिफ्टन चलेंगे, अनायतुल्लाह ने कहा तो वो एकदम खुश हो गई। सच? हाँ, जल्दी करें, बस अभी आ रही हूँ। उसने फौरन वार्डरोब खोली और फिर 10 मिनट में तैयार होकर खिलखिलाती हुई कमरे से निकली, लेकिन आगे गजनी की पेशानी का बल देखकर वहीं रुक गई। चलो बच्चों। गजनी उस पर उचटती नजर डालकर आगे बढ़ गए तो उसका दिल चाहा वापस कमरे में चली जाए, लेकिन उसी पल अनायतुल्लाह ने उसकी उंगली थाम ली थी। गजनी, रास्ते में वो अपनी सारी हिम्मतें यकजा करके उन्हें मुखातिब करके पूछने लगी, आप कितने दिन नाराज रहेंगे? तुम्हें मेरी नाराजगी की परवाह है? वो बहुत स्पार्ट लहजे में बोले थे। क्यों नहीं, कितने दिन हो गए मैं ठीक से सोई नहीं और ना बच्चों के साथ खेली हूँ। आज भाभी भी पूछ रही थी कि मुझे क्या हो गया है। उसने इतनी सादगी से कहा कि गजनी झिंझला गए। ओ गॉड, तुम्हें मेरी नाराजगी की परवाह सिर्फ इसलिए है कि तुम सोना और खेलना चाहती हो। इन 4 दिनों में एक बार भी तुमने ये सोचा कि मैं क्यों नाराज हूँ और तुमसे क्या चाहता हूँ? क्या चाहते हैं? वो अभी भी पूछ रही थी। तुम्हारा सर, उन्होंने गुस्से से कहा और वहीं से गाड़ी वापस मोड़कर सीधा उसकी अम्मी के घर के सामने जा रुकी तो वो खुशी और हैरत से उछल कर बोली, हाँ, ये तो अपना घर आ गया। जाओ अपने घर, उन्होंने कहा तो वो उनके लहजे पर गौर किए बगैर फौरन उतर गई और दरवाजा बंद करके झुककर पूछने लगी, आप नहीं आ रहे? नहीं, मैं फिर आऊंगा, वो कहकर गाड़ी भगा ले गए। अजीब आदमी है, कहाँ इतना गुस्सा कर रहे थे और कहाँ इतने मेहरबान के अम्मी के घर। अम्मी, वो गेट से दाखिल होते ही चिल्लाने लगी, अम्मी, काशी, निशी, नैनी। अम्मी किचन से निकलकर सामने आई तो वो भागकर उसे लिपट गई। कैसी हो बिटिया? अम्मी ने उसकी पेशानी चूमी, फिर उसके पीछे देखकर पूछा, गजनी कहाँ है? वो मुझे छोड़कर चले गए, उसने लापरवाही से कहा तो अम्मी कुछ ठटक गईं। छोड़कर चले गए? क्यों? वो हदायतुल्लाह और अनायतुल्लाह भी साथ थे ना, उन्हें लेकर गए हैं। कह रहे थे फिर आऊंगा। उसने कोई बात नहीं बनाई थी बल्कि समझी ही यही थी। अच्छा अच्छा, आओ अंदर चलो, अम्मी ने मुतमईन होकर कहा तो उसने चलते चलते रुककर काशी निशी का पूछा, याजूज माजूज कहाँ हैं? पड़ोस में गए हैं, तुम अंदर चलो, मैं बुलाती हूँ। अम्मी उसके याजूज माजूज कहने पर हंसती हुई गेट की तरफ बढ़ गई और वो बरामदे में आ बैठी। कुछ देर बाद वो दोनों अम्मी से पहले भागते आए और खुशी की बजाय नाराजगी का इजहार करने लगे। इतने दिनों बाद क्यों आई हो? तुमने उस दिन आने को कहा था, पहले सलाम तो करो, आते ही लड़ना शुरू कर दिया। उसने टोका तो काशी फौरन बोला, तुम सलाम करो, तुम हमारे घर आई हो। तुम्हारे घर? हाँ, हमारे घर। तुम्हारा घर वो है जहाँ तुम उस दिन इतरा रही थी, निशी ने कहा तो वो आंखें फैलाकर बोली, मैं कब इतरा रही थी? क्यों, यहाँ बदतमीजी नहीं करना, सब लोग मजाक उड़ाएंगे। निशी उसकी नकल उतार कर बोली, तुम भी यहाँ बदतमीजी नहीं करना। मैं तो करूंगी। वो गर्दन अकड़ाकर हंसने लगी। अच्छी तो नहीं लग रही मोटी भैंस, काशी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा तो अम्मी उसे डांटने लगी, ये क्या बदतमीजी है? अब ये बच्ची नहीं, शादीशुदा है, इज्जत क्या करो इसकी। सुन लो, आइंदा से मुझे आप ही पुकारना। उसने फौरन मौके से फायदा उठाया तो काशी मुंह चढ़ाता हुआ भाग गया। आपी धापी, ये नहीं सुधरने वाले, वो कहकर हंसी तो अम्मी उसकी ठोड़ी छूकर बोली, तुम सुधर गई? पता नहीं। उसकी हंसी शर्मगी मुस्कुराहट में बदल गई तो अम्मी ने उसे गले लगा लिया, फिर उठते हुए बोली, मैं खाने की तैयारी करूं, गजनी भी आएंगे ना? पता नहीं। क्या मतलब? खाना यहाँ नहीं खाएंगे? आएंगे तो खाएंगे और मुझे नहीं पता कब आएंगे। उसने अपनी अजली लापरवाही से कहा तो अम्मी दोबारा बैठ गई। ये क्या कह रही हो बेटा? तुम खुशी से तो आई हो ना, मेरा मतलब है गजनी से कोई नाराजगी तो नहीं? मैं तो नाराज नहीं हूँ, उनका पता नहीं, उसने कहा तो इस बार अम्मी झिंझला गई। क्या हर बात में पता नहीं, सीधी बात करो। गजनी क्या कहकर गए हैं? आप नाराज क्यों हो रही हैं? मैं सीधी बात ही तो कर रही हूँ, मुझे उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि फिर आऊंगा। अब पता। वो फिर पता नहीं कहते कहते रुक गई तो अम्मी कुछ देर उसे देखने के बाद बोली, तुम्हें पूछना चाहिए था। कब पूछती, वो तो फौरन ही गाड़ी भगा ले गए थे। ऐसी क्या जल्दी थी? अम्मी ने पूछा तो उसने खामोशी से सर झुका लिया क्योंकि उसके पास अब भी वही जवाब था, पता नहीं। और अम्मी समझकर उठ खड़ी हुई। बहरहाल मैं खाना तो तैयार कर रखूं, क्या पता आ जाएं। वो कुछ नहीं बोली और अम्मी के किचन में जाते ही उठकर अंदर आ गई। अचानक कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे किसी अजनबी देश में आ गई हो। क्या हो गया है अम्मी को? बस गजनी गजनी किए जा रही थी। मैं तो जैसे उनकी कुछ नहीं लगती। अब्बू आ जाएं, वो बहुत खुश होंगे मुझे देखकर, मैं उनकी बेटी हूं ना। उसने सोचा, फिर काशी और निशी को बुलाकर लूडो खेलने को कहा तो निशी मना करते हुए बोली, मैं नहीं खेल रही, तुम काशी के साथ खेलो। तुम क्यों नहीं खेल रही? उसने डिबिया में से गोटे निकालते हुए पूछा। अम्मी किचन में अकेली हैं, मैं उनके साथ काम करूंगी, निशी ने बताया तो वो हंसते हुए बोली, तुम क्या काम करोगी? चावल चुनूंगी, लहसुन प्याज छील दूंगी, बर्तन धोऊंगी और अब तो मैं आटा भी गूंद लेती हूँ, निशी ने यूं बताया जैसे वो हैरान होगी और फिर सराहेगी भी, लेकिन वो सर झटक कर बोली, छोड़ो ना, अम्मी कर लेंगी सब, हम जब तक एक गेम खेल लें। तुम खेलो, निशी कहकर चली गई। तब उसने कुछ हैरान होकर उसके पीछे देखा।
फिर काशी के साथ खेलने में मसरूफ हो गई और अभी उसका खेल खत्म नहीं हुआ था कि अब्बू आ गए। मेरी बेटी कब आई? अब्बू ने उसके सर पर पहुंचकर कहा तो वो उछल पड़ी। अब्बू, आपने तो डरा दिया। ओहो सॉरी बेटा, मैं भूल गया था कि मेरी बेटी का दिल इतना सा है। अब्बू हंसते हुए उसके पास बैठे तो पूछने लगे, गजनी नहीं आए? अब्बू आप भी? वो परेशान होगी। क्या मैं भी? अब्बू कुछ समझे नहीं और हैरान होकर देखने लगे। तो वो अपने आप में उलझते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, मैं गजनी का पूछ रहा हूँ, वो क्यों नहीं आए? अब्बू ने अपनी बात दोहराई। आएंगे, वो कहकर फौरन बात बदल गई। चलो काशी, ये लूडो हटाओ और अपना बैग लाओ, मैं तुम्हें होमवर्क करवा दूं। अब्बू आप अपने कमरे में जाएं। अच्छा भाई। अब्बू अभी ऑफिस से आए थे इसलिए ज्यादा तकरार नहीं की और उठकर चले गए। तो वो काशी को होमवर्क करवाने में लग गई, लेकिन बार बार जहन भटक रहा था कि गजनी उसे यहाँ क्यों छोड़ गए हैं, और अगर छोड़ भी गए हैं तो इसमें परेशानी की क्या बात है, वो वाकई नहीं समझ पा रही थी। जब ही भूख लगते ही किचन में जा पहुंची। गजनी आ जाए फिर खाना लगाती हूँ, तुम्हारे अब्बू भी इंतजार में बैठे हैं। अम्मी ने कहा तो उसे गजनी पर गुस्सा आने लगा कि उन्होंने बताया क्यों नहीं कि वो कब आएंगे। यहाँ ख्वामखा अम्मी अब्बू इंतजार में बैठे हैं, मेरा ख्याल है वो इस वक्त नहीं आएंगे। वो कुछ देर सोचने के बाद बोली, आप अब्बू को खाना दे दें और आप भी खा लें। चलो फिर मैं निकालती हूँ। अम्मी ने अब्बू से कोई तकरार नहीं की और खाना निकालने लगी। फिर खाना खाते ही हस्बे साबक उसे नींद आने लगी थी, लेकिन अम्मी अब फरागत से उसके पास आ बैठी और टोकते हुए बोली, रात में खाना खाते ही नहीं सोना चाहिए, सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। हूँ, गजनी भी यही कहते हैं। वो जमाई लेकर बोली, ठीक कहते हैं, आखिर आए नहीं और आएंगे तो मैं टोकूंगी जरूर कि तुम्हें बाहर ही छोड़कर क्यों चले गए थे। तुम्हारे अब्बू भी इस बात पर नाराज हो रहे हैं। अम्मी ने उसे खोजती हुई नजरों से देखकर कहा तो वो उलझ कर बोली, नहीं आप उनसे कुछ नहीं कहिएगा, वो और नाराज होंगे। और नाराज? अम्मी ठटकी फिर नरमी से पूछने लगी, पहले किस बात पर नाराज हैं? वो मुझे खाना पकाना नहीं आता ना, उस रोज कहने लगे किचन में जाकर भाभी का हाथ बटाओ, और मैं हदायतुल्लाह अनायतुल्लाह के साथ लूडो खेलने में लग गई, बस इसी पर नाराज हो गए। 4 दिन मुझसे बात नहीं की और आज शाम में बच्चों के साथ मुझे भी क्लिफ्टन ले जा रहे थे। रास्ते में फिर पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ गया जो गाड़ी वापस मोड़कर मुझे यहाँ छोड़ गए। उसने कुछ रुक रुक कर सारी बात कह सुनाई तो अम्मी उसे देखती रह गई। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया। या अल्लाह, तुम्हें कब अकल आएगी नैनी? तुम अब बच्ची नहीं हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। माँ बाप के घर तक ठीक है, लेकिन आगे ससुराल में ये सब नहीं चलता। कितने आराम से कह रही हो कि हदायतुल्लाह इनायतुल्लाह के साथ लूडो खेलने में लग गई, यानी तुम्हारे नजदीक ये कोई बात ही नहीं है। ठीक है तुम्हें खाना पकाना नहीं आता, लेकिन अपनी जेठानी के साथ किचन में खड़े होने में तुम्हें क्या तकलीफ होती है? उसके साथ लगोगी तो सीखोगी। अम्मी ने अपना सर पीट कर उसे अच्छा खासा लेक्चर दे डाला तो वो बसोर कर बोली, गजनी भी यही कहते हैं, तो तुम्हें इसकी बात समझ नहीं आती या तुम समझना ही नहीं चाहती? अम्मी के तेज लहजे पर वो खाइफ हो गई। आप डांट क्यों रही हैं? मैं डांट नहीं रही, समझा रही हूँ तुम्हें। तुम्हारे लूडो खेलने से 4 दिन गजनी तुम पर नाराज रहे और यहाँ आकर तुम फिर वही लूडो खेलने बैठ गई। इसका मतलब है तुम्हें उसकी नाराजगी की भी परवाह नहीं है। खेलना सोना ज्यादा अजीज है तुम्हें। अम्मी कोशिश के बावजूद अपने लहजे में नरमी नहीं ला सकी। कोई नहीं, वो रोहानसी होकर बोली, क्या कोई नहीं? मैं देख नहीं रही गजनी तुम्हें गुस्से में यहाँ छोड़ गए और तुम्हें परवाह ही नहीं। इस तरह तो बेटा तुम इस घर में जगह नहीं बना सकती, तुम्हें खुद को बदलना होगा वरना बहुत मुश्किल होगी। आखिर कब तक गजनी अपने हर काम के लिए अपने भावज को देखेंगे, और भावज भी कब तक करेगी? इससे पहले कि वो एकदम से हाथ खींच ले, तुम अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालो और घर के दूसरे कामों में भी उसका हाथ बटाओ। और गजनी भी यकीनन यही चाहते होंगे। अम्मी की आखिरी बात पर वो एकदम सर ऊंचा करके उन्हें देखने लगी, क्योंकि उस वक्त गजनी ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी। इन 4 दिनों में एक बार भी तुमने ये सोचा कि मैं क्यों नाराज हूँ और तुमसे क्या चाहता हूँ? क्या चाहते हैं? तब उसने सादगी से पूछा था और अब संजीदगी से सोच रही थी। पूरे 1 हफ्ते बाद गजनी उसे लेने आए तो उसका दिल चाहा उनसे बहुत लड़े, क्योंकि इस अरसे में उसे और कोई बात समझ में आई हो या नहीं, ये जरूर जान गई थी कि ये घर जहाँ वो पैदा हुई, खेली कूदी, परवान चढ़ी, उसका नहीं है। उसके माँ बाप बहन भाई सब उसके लिए अजनबी हो गए हैं, और अगर गजनी के साथ आएगी तो उसे अहमियत मिलेगी वरना नहीं। अम्मी ने सारी जिंदगी में उसे इतनी बातें नहीं की थी जितने लेक्चर इन 7 दिनों में दे डाले थे। और अब्बू भी ऑफिस से आते ही पहला सवाल यही करते, गजनी आए थे? जिससे वो चोर सी बन जाती और सोचती आइंदा वो यहाँ कभी नहीं आएगी। बहरहाल इस वक्त गजनी आ तो गए थे, लेकिन खासे उखड़े हुए और खुद को बहुत उजलत में भी जाहिर कर रहे थे। अम्मी ने बहुत इसरार किया कि खाना खा कर जाएं, लेकिन वो नहीं रुके और उसे चलने को कहा तो वो भी फौरन चल पड़ी। कैसी हो? गजनी ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसे देखा तो वो गुस्से से बोली, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है। उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। तब भी उसे बेचैनी होने लगी। मुश्किल खुद पर जबर किए बैठी रही।
اور جب گھر میں داخل ہوئی تو جیسے ہی بھابھی نے پیار سے گلے لگایا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہائے کیا ہوا؟ بھابھی پریشان ہو گئی اور غزنی کو دیکھا تو وہ بوکھلا گئے۔ تم نے کچھ کہا ہے؟ نہیں میں کیا کہوں گا؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اسے کھینچ کر بھابھی سے الگ لے جائیں۔ پھر یہ کیوں رو رہی ہے؟ مجھے کیا پتا، اسی سے پوچھیں، راستے میں تو بہت کھلکھلا رہی تھی، شاید آپ کو دیکھ کر، میرا مطلب آپ کی محبت میں۔ کیوں نینی؟ بھابھی نے اسے خود سے الگ کیا تو وہ چاہنے کے باوجود غزنی کے خلاف نہیں بول سکی اور بڑی سہولت سے بولی، مجھے آپ بہت یاد آ رہی تھیں۔ اور ہدایت اللہ عنایت اللہ کہاں ہیں وہ دونوں؟ یا اللہ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ پگلی کوئی بہت دور تو نہیں ہے تمہارا میکا؟ چلی آتی، یا غزنی تو روزانہ تمہارے پاس جاتے ہی تھے، ان سے کہلوا دیتی تو میں وہاں آ کر تم سے مل لیتی۔ بھابھی نے اسے دوبارہ گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو غزنی کو گھورنے لگی۔ تھینک یو، غزنی اشارے سے اسے سلام کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آؤ اندر چلو، دادی صبح و شام تمہارا پوچھتی ہیں، پہلے انہیں سلام کر لو۔ بھابھی نے کہا تو وہ ان کے ساتھ دادی کے کمرے میں آ گئی اور سلام کرتی ہوئی جھک کر ان کے سینے سے لگی۔ پھر پاس بیٹھ کر بولی، بس دادی اب میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، بہت خاموشی ہو گئی تھی تمہارے جانے سے۔ دادی نے کہا تو بھابھی تاکید کرتے ہوئے بولی، ہاں بچے کرکٹ کھیلنا بھول گئے، چاچی آئیں گی تب کھیلیں گے۔ اچھا کہاں ہیں دونوں؟ وہ فوراً کھڑی ہو گئی، لیکن پھر امی کی نصیحتیں یاد آنے پر دوبارہ بیٹھ گئی اور جانے کہاں کہاں کی باتیں لے بیٹھی تھی۔ پھر رات کے کھانے کے بعد وہ غزنی کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کرتے ہی شروع ہو گئی، کتنے جھوٹے ہیں آپ، روزانہ میرے پاس آتے تھے، اگر میں بھابھی کو سچ بتا دیتی کہ کس طرح مجھے وہاں چھوڑا اور پھر پلٹ کر خبر ہی نہیں لی۔ ہاں تو کیوں نہیں بتایا سچ؟ انہوں نے ٹوکا تو وہ پہلے کچھ سٹپٹائی، پھر ناک سکیڑ کر بولی، رحم آ گیا تھا آپ پر، شکریہ، مہربانی، اب ایک مہربانی اور کر دو۔ ان کی شوخ و معنی خیز مسکراہٹ سے جھیم کر وہ فوراً واش روم میں جا گھسی تھی۔ پھر اگلے دن سے ہی وہ گھر کے کاموں میں بھابھی کا ہاتھ بٹانے لگی تھی، لیکن اپنی عادتیں وہ فوراً نہیں بدل سکتی تھی۔ لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کے علاوہ جہاں نیند آئی کام ادھورا چھوڑ کر سو جاتی اور بچوں کے ساتھ کھیلنے سے بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس روز بھابھی کو شام سے ہلکا ہلکا بخار تھا، اس کے باوجود وہ رات کا کھانا پکانے میں لگی رہی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ خود سے اور اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ اور انہوں نے اس سے کہا بھی نہیں، بس اپنی مرضی سے وہ کچھ دیر ان کے ساتھ لگی رہی۔ پھر جیسے ہی غزنی آئے وہ ان کے پیچھے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بھابھی نے معمول کی طرح سب کام نپٹائے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبح ان سے اٹھا بھی نہیں گیا۔ مجبوراً انہوں نے ہدایت اللہ سے کہا کہ وہ جا کر چاچی کو اٹھائے۔ چاچی، ہدایت اللہ نے پکارنے کے ساتھ دروازے پر ہاتھ مارا تو غزنی کی آنکھ کھل گئی۔ فوراً اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ امی کہہ رہی ہیں چاچی کو اٹھا دیں، ہدایت اللہ نے کہا تو وہ اچنبے سے بولے، خیریت؟ امی کیا کر رہی ہیں؟ امی کو بخار ہے، چاچی ناشتہ بنائیں گی۔ اچھا میں اٹھاتا ہوں، تم چلو، بس ابھی ناشتہ تیار ہو جاتا ہے، انہوں نے بچے کا گال تھپک کر تسلی دی۔ پھر پلٹ کر اسے بلانے لگے، نینی نینی، وہ اتنے پیار سے کہاں اٹھتی تھی۔ نینی اٹھ جاؤ فوراً، انہوں نے جھنجھوڑ کر کہا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہے؟ بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلو کچھ ناشتے کا انتظام کرو، انہوں نے کہا تو ناشتہ بنانے کے خیال سے اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ ناشتہ؟ مجھے پراٹھے بنانے نہیں آتے، میں ڈبل روٹی لے آتا ہوں، تم اٹھو تو۔ وہ قدرے غصے سے کہہ کر باہر نکل گئے تو اس نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا، پھر کچن میں آ کر چائے کا پانی رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد غزنی ڈبل روٹی اور انڈے لے کر آ گئے۔ پہلے ناشتہ دادی اور بھابھی کو پہنچاؤ، میں جب تک شاور لے لوں۔ غزنی ڈبل روٹی انڈے اس کے حوالے کر کے چلے گئے۔ اس نے دوسرے چولہے پر توا رکھ کر سلائس گرم کیے، پھر فرائی پین کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا۔ اسی توے پر گھی الٹ کر انڈا ڈالتے ہی اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ یا اللہ کیا کروں، یہ تو بہت شور مچا رہا ہے۔ اس نے پلٹا اٹھایا لیکن انڈے کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوئی تو بھاگ کر کمرے میں آئی اور واش روم کا دروازہ پیٹنے لگی۔ غزنی غزنی جلدی آئیں، کیا مصیبت ہے؟ وہ گیلے بدن پر کپڑے چڑھاتے نکل آئے تو وہ کچھ کہنے کی بجائے انہیں سیدھا کچن میں لے آئی جہاں توے پر انڈا کوئلہ ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ واقعی نہیں سمجھ پائے تھے۔ انڈا، اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ او گاڈ! غزنی نے اس کی سہمی ہوئی شکل دیکھ کر کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا اور توا اتار کر فرائی پین میں انڈے فرائی کیے، پھر چائے بھی خود ہی بنائی اور سب کو ناشتہ کرانے کے بعد اپنے کمرے میں آئے تو اسے پاس بٹھا کر کہنے لگے، اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ کچھ سیکھ لو۔ اب بتاؤ دوپہر میں کیا کرو گی؟ کچھ پکانا آتا بھی ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں، دال چاول، اور اس روز میں نے بھابھی کے ساتھ آلو گوشت بھی بنایا تھا، دوپہر میں وہی پکا لوں گی، اس نے فخریہ بتا کر کہا۔ ٹھیک ہے، اور بھابھی کے لیے دلیا؟ دلیا تو مجھے نہیں آتا،
भाभी से पूछकर बना लेना और देखो बच्चों का ख्याल रखना, स्कूल से तो आज उनकी छुट्टी हो गई है, उन्हें शोर नहीं करने देना कि भाभी को तंग करें, समझी? उन्होंने बहुत धीरज से उसे हिदायत जारी की। आप फिक्र नहीं करें, बच्चों को अभी मैं अपने कमरे में बुला लूंगी। वो इस वक्त बहुत समझदार बन रही थी। ठीक है, वैसे मैं अभी जल्दी आने की कोशिश करूंगा, तुम परेशान मत होना। वो कहते हुए उठ खड़े हुए तो वो पूछने लगी, भैया भी ऑफिस जा रहे हैं क्या? वो पहले भाभी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इसके बाद ऑफिस। जाओ तुम बच्चों के पास, मैं भी चलता हूँ। वो घड़ी देखते हुए खुदा हाफिज कहकर निकल गए तो वो भी भाभी के कमरे में आ गई और फिर दोपहर तक उसके सारे काम ठीक हो गए थे। खाने में दाल चावल, भाभी के लिए दलिया और सबको खिला पिलाकर वो दोनों बच्चों को लेकर अपने कमरे में आई तो हस्बे मामूल उस पर नींद सवार हो गई। ऐसा करते हैं, अब हम सो जाते हैं, फिर शाम में बैट बॉल खेलेंगे। उसने तकिए पर सर रखते हुए कहा, नहीं चाची, सोना नहीं है, अभी खेलते हैं। बच्चों ने फौरन उसे हिलाना शुरू कर दिया। अभी कैसे खेल सकते हैं, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हम शोर करेंगे तो उन्हें और तेज बुखार हो जाएगा। उसने धीरे से उन दोनों को बाज रखने की कोशिश की। अच्छा, सोना नहीं है। बच्चे पता नहीं क्यों सोने के नाम से घबराते थे। इधर काशी और निशी का भी यही हाल था और इन दोनों को तो वो भगा देती थी, लेकिन इस वक्त मजबूर थी कि कहीं दोनों भाभी को ना तंग करें, जिन्होंने बस थोड़ा सा दलिया खाया था, फिर दवा लेकर दोबारा सो गई थी और इस वक्त तो दादी भी सोती थी, वरना वो दोनों को उनके पास भेज देती। चाची, लूडो खेलें? हदायतुल्लाह ने उसकी आंखें बंद होते देखकर फौरन उसे हिला दिया। हाँ, जाओ खेलो। उसने नींद से मजबूर होकर उन्हें खेलने की इजाजत दे दी और दूसरे ही पल गाफिल हो गई। बच्चे लूडो लेकर उसके पास आए, लेकिन वो नहीं उठी तो दोनों लूडो फेंक कर बाहर निकल गए थे और वो खुद से तो नहीं उठती थी। फिर अभी तो उसे सोए 1 घंटा ही हुआ था कि बुरी तरह झंझोड़े जाने पर उसके मुंह से बुरा भला निकलने को था, लेकिन गजनी की तेज आवाज ने उसे एकदम होशियार कर दिया। आप इंतहाई फजूल औरत हो तुम, एक दिन बच्चों को नहीं देख सकती, जब अपने बच्चे होंगे तो उनका क्या हाल करोगी? गजनी इंतहाई गुस्से में उसे बाजू से खींचते हुए कमरे से बाहर आए तो बरामदे में भाभी की गोद में बिलखते हिदायतुल्लाह को देखकर वो परेशान होकर बोली, क्या हुआ है? तुम्हारी गफलत ने उसका ये हाल किया है। गजनी उसे बरामदे की तरफ धकेल कर बोले और वो कितनी लापरवाह और गैर जिम्मेदार से ही इस बात से बहुत खाइफ रहती थी कि गजनी किसी के सामने उसे ना डांटे। गोया इज्जत नफ्स उसे बहुत अजीज थी और इस वक्त गजनी ने उसी की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। वो सर झुकाए बस आंसू पीने में लगी रही और जब भाभी के टोकने पर गजनी पैर पटकते हुए कमरे में चले तब वो बामुश्किल खुद को घसीटते हुए भाभी के करीब जाकर पूछने लगी, क्या हुआ हिदायतुल्लाह को? सीढ़ियों से गिर गया है। भाभी ने बताया तो वो एकदम ढह गई। या अल्लाह, ये ऊपर कैसे चले गए? मैंने तो उन्हें अपने पास बिठाया था। बच्चों को तो मौका चाहिए होता है, जरा तुम्हारी आंख लगी होगी और ये चढ़ गए ऊपर। फिर गजनी के बेल बजाने पर ये गालबन गेट खोलने को भागे थे कि उसका पैर फिसल गया, ऊपर से लुढ़कता हुआ नीचे आया है, बस अल्लाह ने बचा लिया। भाभी ने बताते हुए हिदायतुल्लाह का चेहरा सीधा किया तो उसके फटे हुए होंठ और माथे पर गुमड़ देखकर उसे झुरझुरी आ गई। कहाँ बचाया अल्लाह ने, इतना तो सूझ गया है। उसकी सादगी पर भाभी परेशानी में भी बेसाख्ता मुस्कुराई और बोली, अल्लाह ने किसी बड़ी परेशानी से बचा लिया, खुदा न खास्ता हाथ पैर टूट जाता, अल्लाह ना करे। उसने फौरन कहा। फिर ख्याल आने पर पूछने लगी, आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है बुखार उतर गया, मैं उसके लिए सूप बना देती हूँ, आप भी पी लीजिएगा। वो उठ खड़ी हुई तो भाभी रोक कर बोली, अरे नहीं, तुम रहने दो, मैं बना लूंगी। नहीं, आप आराम करें वरना फिर बुखार हो जाएगा। वो कहते हुए फौरन किचन में चली गई। और कहा जाता है कि सर पर पड़ती है तो सब आ जाता है, लेकिन वो एक तो फितरतन लापरवाह और गैर जिम्मेदार थी, दूसरे किस्मत से जेठानी अच्छी मिली थी जो वो अभी तक घरदारी से दूर थी। गजनी के टोकने और अम्मी के बहुत समझाने का भी उस पर बस इतना असर हुआ था कि किसी किसी वक्त भाभी का हाथ बटा देती, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करती थी। और आज वो एकदम से बहुत जिम्मेदार हो गई थी। रात तक के सारे काम बिल्कुल भाभी ही की तरह निपटाए, कहीं कोई गलती नहीं हुई और ना ही उसे मदद के लिए गजनी के पास भागना पड़ा था। बहुत आराम से आखिर में सब लाइट्स ऑफ करती अपने कमरे में आई और ना सिर्फ गजनी के सोने के बाद सोई बल्कि सुबह उनसे पहले उठ भी गई थी, जिस पर गजनी पहले हैरान हुए फिर खुश, और अपनी खुशी में उन्हें एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि उन्होंने किस बुरी तरह उसकी फितरी सादगी बेफिक्री का खून किया है। अम्मा के आने में अब कुछ ही दिन थे और इससे पहले ईद का शोर था। वो गजनी के साथ शॉपिंग के लिए गई तो खानादारी से मुतल्लिक कितनी किताबें खरीद लाई थी, जिससे उसने ईद के दिन खूब इस्तेफादा किया। बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई बनाने की कोशिश की। सब ने बहुत हौसला अफजाई की और अपनी तारीफ पर उसने मुस्कुराकर गजनी की तरफ इशारा करते हुए एक ही जुमला कहा,
یہ میرا نہیں ان کا کمال ہے۔ بھئی آج تو تم نے کمال کر دیا۔ رات میں غزنی اسے سراہتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہیں ایسا ہی دیکھنا چاہتا تھا، ذمہ دار، سوبر اور ایکٹیو۔ یقین کرو آج میں بہت خوش ہوں۔ اچھا جناب اب سو جائیے ورنہ صبح آنکھ نہیں کھلے گی۔ اس نے کہا تو غزنی لاپرواہی سے بولے، نو پرابلم، ابھی 3 دن چھٹی ہے۔ آپ کی چھٹی ہے؟ ناشتے کھانے کی تو چھٹی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اٹھ کر لائٹ آف کر دی۔ پھر دن گزر گئے، اماں آئیں تو وہ بھی اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہیں، کیونکہ ان کے آتے ہی عزیز رشتہ دار مبارکباد کے لیے آنے لگے تھے، اور اس نے جس خوبی سے مہمانوں کی خاطر تواضع کی وہ واقعی اماں کے لیے حیران کن تھی کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے چائے پر کہلوایا تھا کہ مہمانوں سے کہو اپنے گھر جا کر پئیں، اور جب وہ امی کے گھر جاتی تو انہیں بھی آرام سے بٹھا دیتی۔ کاشی اور نشی انتظار کرتے رہ جاتے کہ پتیلی جلے یا کوئی برتن ٹوٹے تاکہ وہ اس کا مذاق اڑا سکیں، اور وہ کیا مذاق کا نشانہ بنتی۔ اس نے تو مذاق کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جیسے قد کاٹھ میں اپنی عمر سے بڑی نظر آتی تھی، اسی طرح اپنی عمر سے زیادہ سمجھداری اور ذمہ داری کا ثبوت دینے لگی تھی۔ گھر میں اس نے بھابھی کو بھی مات دے دی تھی۔ پہلے جس طرح انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا اب وہ ان سے زیادہ انہیں آرام پہنچا رہی تھی، یہاں تک کہ ابھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتی اور یہ کھڑی ہو جاتی، تم مجھے بیکار کر دو گی۔ دیکھو ہر وقت بیٹھے رہنے سے میں کتنی موٹی ہو رہی ہوں۔ تمہارے بھیا بھی ٹوک رہے تھے۔ بھابھی نے اس کے ہاتھ سے آٹے کا تسلا لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کوئی نہیں، بھیا کو کچھ زیادہ نظر آنے لگا ہے شاید، آپ جائیے باہر، میں کر لوں گی۔ اس نے کہا تو بھابھی ضد چھو کر بولی، آخر تم مجھے کیوں نہیں کرنے دیتی؟ بہت کر لیا آپ نے، اب میری باری ہے۔ کوئی باری نہیں، مل جل کر کریں گے، چلو ہٹو۔ بھابھی کو مجبوراً ڈانٹنا پڑا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک رہتی ہے؟ دادی جانے کس خیال کے تحت پوچھ رہی تھیں۔ جی دادی کیوں؟ اس نے جھک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ آواز نہیں آتی تمہاری، بچوں کے ساتھ کھیلتی بھی نہیں ہو، کسی نے منع کیا ہے کیا؟ ارے نہیں دادی، کون منع کرے گا؟ وہ قصدن ہنسی تھی۔ پھر بس اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اس لیے بچوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے اپنے تئیں بہت بردباری سے کہا، لیکن دادی ہنسنے لگی تھی۔ یوں ہی کتنا وقت گزر گیا۔ اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور وہ 2 بچوں کی ماں بن کر پہلے سے زیادہ ذمہ دار اور مصروف ہو گئی تھی۔ حالانکہ ابھی بھی اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، صرف 22 سال، اور اس کے چہرے پر بھی اتنے ہی ماہ و سال رقم تھے، یعنی ذمہ داریوں نے بھی اس کے چہرے کی معصومیت پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ کبھی کبھی وہ خود پر حیران ہوتی کہ اتنی جلدی وہ کیسے بدل گئی، جبکہ غزنی اب کبھی کبھی شاکی ہونے لگے تھے۔ کیا کرتی رہتی ہو ہر وقت، کبھی میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ وہ ذرا دیر کو بیٹھتی، پھر دادی کی دوا کا وقت ہو گیا ہے کہتی ہوئی اٹھ کر بھاگ جاتی، تو غزنی اس کے پیچھے دیکھتے رہ جاتے، اور رات میں بھی وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو جاتے تھے۔ ان دنوں گھر میں خالد کی شادی کا سلسلہ شروع ہوا تو مزید کام بڑھ گئے تھے۔ پھر شاپنگ کے لیے بھی جانا تھا، اور اماں بچوں کو نہیں سنبھال سکتی تھی۔ بھابھی کے ہدایت اللہ عنایت اللہ تو خیر اب سمجھدار ہو گئے تھے، لیکن اس کے دونوں بچے اویس اور گڑیا ابھی چھوٹے تھے، اور وہ گھر میں موجود ہوتی تب تو دونوں آرام سے اماں کے پاس بیٹھے رہتے، لیکن جہاں وہ نظروں سے اوجھل ہوتی رونا شروع کر دیتے، اور دونوں کو ساتھ لے کر وہ بازار نہیں جا سکتی تھی۔ اس وقت بھابھی اس سلسلے میں پریشان ہو رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ ارے بھابھی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ابھی غزنی کے ساتھ امی کے ہاں چلی جاتی ہوں، آپ جب فارغ ہو جائیں تو وہیں آ جائیے گا، پھر وہاں سے ہم مارکیٹ چلیں گے۔ اس نے فوراً حل نکالا، اور بچوں کو نشی سنبھال لے گی، اس لیے تو میں وہاں جا رہی ہوں، نشی کے پاس یہ آرام سے رہتے ہیں اور ہم بھی آرام سے شاپنگ کریں گے، یہ ٹھیک ہے۔ میں پھر جلدی سے دوپہر کا کھانا بنا لیتی ہوں اور 11 بجے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ بھابھی نے جلدی جلدی ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا تو اس نے پہلے اماں کو اپنے جانے کا بتایا، پھر اپنے کمرے میں آ کر گڑیا کا بیگ تیار کرتے ہوئے غزنی کو اپنا پروگرام بتانے لگی۔ تم صرف بچوں کی شاپنگ کرنا۔ غزنی نے اس کا پروگرام سن کر کہا، کیا مطلب؟ وہ بیگ بند کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ مطلب تمہاری شاپنگ ہم بعد میں کریں گے۔ وہ غالباً یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ جائے، اور وہ سمجھ کر بھی انجان سی بن گئی، بعد میں کہاں وقت ملے گا، آج جب جا ہی رہی ہوں تو۔ نہیں، لو یہ بچوں کے لیے۔ انہوں نے ٹوک کر پیسے اس کی طرف بڑھائے تو اس نے خاموشی سے رکھ لیے، پھر ایک کندھے پر بیگ لٹکا کر گڑیا کو اٹھاتے ہوئے بولی، چلے میں تیار ہوں۔ کیا تیار ہو؟ اس حلیے میں تم بازار جاؤ گی؟ وہ اس کے ملگجے کپڑوں اور بکھرے بالوں کو دیکھ کر ناگواری سے بولے، نہیں، میں نے اپنے کپڑے بیگ میں رکھ لیے ہیں، اگر آپ کو دیر نہیں ہو رہی تو میں بھی چینج کر لیتی ہوں۔ اس نے کندھے سے بیگ اتارتے ہوئے کہا تو وہ فوراً بولے، نہیں اب وہیں کرنا، چلو۔ وہ اویس کو اٹھا کر آگے چل پڑے، پھر جب اسے امی کے گھر کے سامنے اتارا تو پوچھنے لگے، تم بھابھی کے ساتھ گھر چلی جاؤ گی یا یہیں رکو گی؟ جیسا آپ کہیں، یہیں رک جانا، شام میں یہیں آ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا تو وہ اچھی بات کہہ کر اندر آ گئی۔ السلام علیکم، کیا کر رہی ہیں؟ اس نے کچن میں جھانک کر امی کو سلام کرنے کے ساتھ پوچھا۔
नाश्ते के बर्तन थे धुल गए। अम्मी ने नल बंद किया, फिर आकर उसे गले लगाते हुए बोली, आज तुम्हें फुर्सत मिल गई। नहीं, वो हंसी, लेकिन फौरन बताया भी नहीं कि वो किस प्रोग्राम के तहत आई है। आओ बेटा अंदर चलो। अम्मी ने उसकी गोद से गुड़िया को ले लिया तो वो अवैस का हाथ थामकर उनके पीछे अंदर आकर बोली, सब चले गए? हाँ, अभी गए हैं। तुम्हारे अब्बू और काशी निशी तो जल्दी जाते हैं, तुम्हें गजनी छोड़कर गए हैं। अम्मी ने बताकर पूछा, जी जल्दी में थे, शाम में आने को कहा है। उसने बैग खोलते हुए कहा, फिर अपने कपड़े निकाल कर बोली, मैं इस्त्री कर लूं? बहुत लापरवाह हो गई हो तुम अपने आप से। अम्मी ने कहा तो वो हंसते हुए बोली, क्या करूं, बच्चों ने अपना होश बुला दिया है। दो में ये हाल है, अगर जो बस बस आगे कुछ मत कहिएगा, बच्चे दो ही अच्छे। वो निशी के कमरे में आकर अपना सूट इस्त्री करने खड़ी हुई तो उसे अचानक वो दिन याद आने लगे जब वो यहाँ निशी और काशी के साथ खेलती थी, और जब उसे नींद आने लगती तो उन दोनों को बाहर निकाल कर सो जाती। वही बेड था और वही उसका तकिया। उसका दिल चाहा वो अभी भी इसी बेफिक्री से सो जाए, लेकिन फिर फौरन उसने सर झटका और इस्त्री से फारिग होकर अम्मी के मना करने के बावजूद दोपहर का खाना बनाया। इसके बाद नहा धोकर तैयार हो गई। भाभी ने 11 बजे आने को कहा था, लेकिन वो जानती थी कि सबको दोपहर का खाना खिलाकर ही आएंगी, और ऐसा ही हुआ। तब तक निशी भी स्कूल से आ गई थी, इसीलिए वो बच्चों की तरफ से बेफिक्र होकर भाभी के साथ निकली थी और ज्यादा वक्त खालिद की बरी की जो चीजें रह गई थीं उनकी खरीदारी में लग गया। उसकी दुल्हन के लिए ब्यूटी बॉक्स और खास तौर से मैचिंग सैंडल्स के लिए बहुत खवार होना पड़ा था। इसके बाद भाभी ने अपनी और अपने बच्चों की शॉपिंग की तो वो भी अवैस और गुड़िया के लिए सूट और शूज लेकर फारिग हो गई। चलें भाभी? क्या मतलब, तुम अपने लिए कुछ नहीं लोगी? भाभी ने टोका तो वो हंसकर बोली, नहीं, मेरी शॉपिंग मेरे मियाँ साहब करेंगे। गजनी ने कहा है या तुम मुझे टाल रही हो? भाभी ने जाने किस ख्याल के तहत पूछा। अरे मैं टालूंगी क्यों आपको? सुबह उन्होंने मुझसे ही कहा था कि मैं सिर्फ बच्चों की शॉपिंग करूं, मेरी वो बाद में करेंगे। उसने कहा तो भाभी खामोश हो रही। फिर घर आते आते मगरिब की अजानें होने लगी थीं। गुड़िया अब तक निशी के पास आराम से थी, लेकिन उसे देखते ही रोना शुरू कर दिया तो निशी चिल्लाकर बोली, हाय, सारा वक्त तो खेलती रही है, तुम्हें देखते ही नखरे शुरू हो गए। अभी अपने पास रखो उसे, मैं बहुत थक गई हूँ। वो शॉपर एक तरफ डालकर बेड पर ढह गई। पैदल आ रही हो क्या? हाँ, तारक रोड से पैदल आएंगे। वो गुड़िया को खींचकर अपने सीने पर लिटाते हुए बोली तो एकदम अवैस का ख्याल आया। अवैस कहाँ है? काशी के साथ बाहर गया है। अल्लाह नैनी, तुम्हारा अवैस कितना बदतमीज है। निशी ने अवैस का बताकर कहा तो वो फौरन बोली, कोई नहीं। क्यों नहीं? एक तो मेरी सारी इंक उलट दी, फिर अम्मी से शिकायत भी कर रहा था, और जब मैंने डांटा तो चिढ़ाकर बोला निशी पुशी। निशी ने बताया तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो गई, जिस पर निशी मजीद तप गई। तुम हंस रही हो? यानी उसकी बदतमीजी पर। वो हाथ से नाना का इशारा करने लगी, क्योंकि उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। फिर क्या हो गया है तुम्हें? निशी अहमकों की तरह देख रही थी। कितनी देर बाद उसकी हंसी में कुछ कमी आई तो कहने लगी, अपना वक्त याद करो, मुझे नैनी फैनी कहती थी तो तुमने उसे सिखाया है। निशी उछल कर बोली, मैं क्यों सिखाऊंगी, और अभी वो इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि मैं उसे अपने बचपन के वाकयात सुनाऊं। वो कहकर फिर हंसने लगी तो निशी खजल सी होकर भाग गई। निशी पिशी इसे कहते हैं, जैसे करनी वैसी भरनी, है ना गुड़िया? चलो, पापा आने वाले हैं। फिर गजनी आए तो उनका इरादा उसी वक्त उसे शॉपिंग कराने का था, लेकिन वो पहले ही इतनी थक गई थी। दोबारा बाजार जाने का सुनते ही उसे चक्कर आने लगे। साफ मना करते हुए बोली, ना बाबा, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती, कम से कम खालिद की शादी तक कल पर रखें। ठीक है, फिर चलो घर, गजनी ने कहा तो निशी फौरन बोली, ऐसे कैसे चलो, मैं खाना लगा रही हूँ, आप अंदर चले। खाना? वो उसे देखने लगे। हाँ, खाना खाकर चलते हैं। वो गुड़िया को उनके पास बिठाकर हाथ धोने चली गई। फिर हर रोज गजनी ऑफिस से आते ही उसे बाजार चलने को कहते और वो बस अभी करती रहती। काम खत्म ही नहीं होते थे, क्योंकि शादी का घर था। बड़ी आपा और छोटी आपा भी अपने बच्चों समेत रहने को आ गई थी और सारा वक्त बैठी बस बातें ही करती रहती। उनकी बेटियों को डेस्क सुनने और अपनी तैयारियों से फुर्सत नहीं थी। वो और भाभी घन चक्कर बनी हुई थी। इस वक्त भी वो किचन में मसरूफ थी। एक चूल्हे पर चावल और दूसरी पर बड़ी आपा की फरमाइश पर चाय चढ़ाए ट्रे में मग रख रही थी कि गजनी उसे ढूंढते हुए वहीं आ गए। सुनो, तुम्हारी बस अभी कब होगी? क्या करूं, सब ऐसे ही छोड़कर तो नहीं जा सकती। अभी सब खाना मांगने लगेंगे। उसने खोलते हुए पानी में चाय की पत्ती डालते हुए कहा तो गजनी झिंझलाकर बोले, और ये चाय? बड़ी आपा ने कहा है खाने से पहले और शायद खाने के बाद भी वो चाय पियेंगी। तो उनकी अपनी बेटियां मौजूद हैं, उनसे कहें, तुमने क्या ठेका ले रखा है? चलो छोड़ो ये सब। गजनी ने उसके हाथ से साफी का कपड़ा लेकर फेंक दिया तो वो आजिज़ी से बोली, गजनी प्लीज, इतने लोगों में तमाशा ना बनाएं, मैं बस अभी फारिग होकर आती हूँ। हो चुकी तुम फारिग, वो नाराजी से कहकर चले गए तो उसने जल्दी जल्दी मग्गों में चाय उंडेली।
اور ٹرے لے جا کر آپا کے سامنے رکھ دی۔ پھر واپس کچن میں آ کر چاول دم پر رکھے اور سب کو کھلانے کی ذمہ داری بھابھی کے سر پر ڈال کر اپنے کمرے میں آئی تو غزنی وہاں نہیں تھے۔ وہ یہی سمجھی کہ گھر میں کہیں ہوں گے۔ جب یہ 15 منٹ میں تیار ہو گئی لیکن غزنی نہیں آئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ وہ انہیں سارے گھر میں دیکھتے ہوئے پھر اپنے مقام یعنی کچن میں جا بیٹھی تھی، اور پھر غزنی نے اسے شاپنگ کے لیے کہنا تو درکنار بات ہی نہیں کی۔ مزید ان کے پیشانی پر وہی بل نمایاں ہو گیا تھا جس سے وہ اتنی خائف ہوتی کہ خود سے انہیں مخاطب کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، البتہ بہانے بہانے سے ان کے آس پاس منڈلاتی رہتی۔ یوں ہی مہندی، بارات، ولیمہ، سارے فنکشنز ختم ہو گئے۔ اس نے اپنے جہیز اور بری میں سے انتخاب کر کے سوٹ پہن لیے تھے، جس پر اماں بہت ناراض ہوئیں کہ اس نے نئے کپڑے کیوں نہیں بنوائے، کون سا ان کی اور اولادیں باقی تھیں۔ ایک خالد ہی تو رہ گیا تھا، اور غزنی کی بھی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی، جس پر وہ تل ملائے ضرور لیکن بولے کچھ نہیں، کیونکہ اس وقت بڑی آپا اور چھوٹی آپا بھی موجود تھیں، جبکہ اب وہ نئی دلہن کے جانے کن کاموں میں ادھر ادھر چکراتی پھر رہی تھی۔ اویس اور گڑیا کا بھی خیال نہیں تھا، جو نیند سے بے حال ہو رہے تھے۔ آخر غزنی دونوں بچوں کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے اور انہیں لحاف میں سلا کر خود اس کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ انہیں اس وقت اس پر بہت غصہ آ رہا تھا، جسے اپنی تو اپنی اب بچوں کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی، اور ان کے پاس 2 گھڑی بیٹھنے کا بھی اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ پتہ نہیں کون سے کام تھے جو ختم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ اس وقت گھڑی 2 بجا رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوئی اور غزنی کو بیٹھے دیکھ کر تعجب سے بولی، آپ سوئے نہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اسے یاد آیا کہ وہ گزشتہ 4 دنوں سے اس سے بات بھی نہیں کر رہے۔ تب وہ کچھ دیر اپنی جگہ ٹھیک کرنے میں لگی رہی، پھر ان کی طرف پلٹ کر بولی، غزنی آپ اور کتنے دن ناراض رہیں گے؟ تمہیں میری ناراضی کی پرواہ ہے؟ وہ بے اختیار کہہ کر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا گئے۔ کیوں نہیں، اتنے دنوں سے میں، وہ اسی قدر کہہ کر خاموش ہو گئی۔ تو غزنی کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم نے کیوں خود کو مشین بنا لیا ہے؟ میں نے میں نے غزنی، آپ نے بنایا ہے مجھے مشین، اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ آپ مجھے ایسا ہی دیکھنا چاہتے تھے، ایکٹیو، ذمہ دار، سوبر۔ اس نے کہا تو غزنی قدرے سٹپٹا کر بولے، ہاں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم مجھ سے، بچوں سے اور اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاؤ۔ میں آپ سے غافل تو نہیں ہوئی۔ بتائیے کیا چیز آپ کو وقت پر نہیں ملتی؟ تم، انہوں نے فوراً کہا تو وہ دکھ سے بولی، میں تو آپ کی خواہشوں کی بھیڑ چڑھ گئی۔ بہت جلدی کی آپ نے غزنی، بس چاہا کہ میں فوراً خود کو بدل ڈالوں، اور میں بدل گئی۔ اب اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ بھابھی کی طرح میں سارے کام کرتی ہوں، سب کا خیال رکھتی ہوں، ایک صرف اپنا خیال نہیں کرتی تو کیا ہوا؟ اس سے کسی کا نقصان تو نہیں ہوتا نا؟ یا ہوتا ہے؟ غزنی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہیں، اور اسے براہ راست دیکھنے سے بھی گریز کرنے لگے، تو وہ صوفے سے اٹھ کر ان کے پیروں کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھتے ہوئے بولی، نظریں مت چرائیں غزنی، میری طرف دیکھیں اور بتائیں کہ آپ مجھ میں اور کیا تبدیلی چاہتے ہیں۔ بس کرو، وہ ٹوک کر اٹھنے لگے، لیکن اس نے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ آپ مرد اتنے خود پسند کیوں ہوتے ہیں غزنی؟ چاہتے ہیں کہ ہر بات آپ کی مرضی کے مطابق ہو، حتیٰ کہ جو لڑکی آپ کی زندگی میں آتی ہے اسے بھی آپ اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ بھی ایک جیتی جاگتی انسان ہے، اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، اور کوئی ایسا دل ہے جو آرزوؤں، امنگوں اور خواہشوں سے خالی ہو؟ نہیں نا، تو آپ نے میرے دل کی پرواہ کیوں نہیں کی؟ صرف اپنا کیوں سوچا؟ اور اس کے بعد بھی آپ شاکی ہونے کے ساتھ الزام بھی مجھے دے رہے ہیں کہ میں نے خود کو مشین بنا لیا ہے۔ میں مشین نہیں ہوں، میں مشین نہیں ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے نفی میں سر ہلاتی گئی۔ نینی، نینی، غزنی اس کے کندھے مضبوطی سے تھام کر بولے، تم اتنا سیریس کیوں لے رہی ہو؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں تمہیں ایکٹیو اور سوبر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن خیر چھوڑو، سارے دن کی تھکی ہوئی اب کیا بحث لے کر بیٹھ گئی ہو، چلو سو جاؤ۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، سمجھ گئی تھی کہ لاجواب ہو گئے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ پائی کہ آیا انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے یا نہیں، اور اگر احساس ہو بھی جائے تو کیا میرے اندر کی وہ نٹکھٹ لڑکی لوٹ آئے گی جو نہ جانے کہاں کھو گئی؟ وہ سوچتے ہوئے اپنی جگہ پر آ لیٹی اور فوراً سوتی بن گئی، حالانکہ اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس کے اندر اچانک وہ کھوئی ہوئی نٹکھٹ لڑکی مچلنے لگی تھی۔ بہت زیادہ وقت تو نہیں گزرا تھا جب وہ نشی اور کاشی کے ساتھ کھیلتی تھی، ہدایت اللہ، عنایت اللہ، اور اگر غزنی اسے اپنی مرضی کے مطابق نہ ڈھالتے تو اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی۔ اویس دن میں ایک بار تو ضرور اپنا چھوٹا سا بیٹ لے کر اس کے پاس آتا تھا، وہ اسے ڈانٹ کر بھگا دیتی، اور پھر اسے بچے کو ڈانٹنے پر جہاں افسوس ہوتا وہیں دل چاہتا سب کام چھوڑ کر اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگے۔ لیکن وہ غزنی سے بہت خائف تھی کہ کہیں پھر نہ سب کے سامنے ڈانٹنا شروع کر دے۔ شاید اسی لیے مرد شادی کے لیے کم عمر لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ اسے اپنے اشاروں پر چلا سکے۔ بہرحال اس رات انہیں آئینہ دکھا کر خود بھی بہت بے چین رہی تھی۔
اور فجر سے کچھ پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی، پھر بھی معمول کے مطابق اٹھتے ہی کچن میں آ گئی۔ ابھی چائے کا پانی رکھا ہی تھا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پچھلے ایک ہفتے سے تو وہ گن چکر بنی ہوئی تھی، پھر رات میں سوئی بھی نہیں تھی، اس لیے اب سر چکرانے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے ناشتہ بنا پائی اور ٹیبل پر رکھ کر اپنے کمرے میں آتے ہی بستر پر ڈھہ گئی۔ کیا ہوا؟ غزنی برش پھینک کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، بس ذرا چکر آ گیا تھا۔ آپ پلیز ذرا بچوں کو اپنے ساتھ ناشتہ کروا دیجیے گا، میں سب کچھ ٹیبل پر رکھا ہی ہوں۔ اور تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ غزنی بیٹھ کے قریب آ کر پوچھنے لگے۔ ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا نینی، انہوں نے بیٹھ کر اس کا بازو ہلایا۔ تھک گئی ہو؟ نہیں، وہ بازو ذرا سا اوپر کھسکا کر انہیں دیکھتے ہوئے بولی، میں ابھی اٹھ جاؤں گی، میں اٹھنے کو نہیں کہہ رہا، لیٹی رہو آرام سے، میں ناشتہ یہیں لے آتا ہوں۔ وہ قدرے روب سے کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ فوراً بولی، نہیں غزنی، میں وہیں آتی ہوں، خبردار، انہوں نے ٹوکا، ساتھ ہی انگلی سے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا تو وہ منہ پھلا کر بولی، اچھے تو نہیں لگ رہے، پھر کیسا لگ رہا ہوں؟ انہوں نے مصنوعی خفگی سے پوچھا۔ بہت ظالم، بہت مغرور، اور مزید اس کی سمجھ میں نہ آیا کیا کہے تو وہ بول پڑے، اور بہت چاہنے والا، وہ بھی ایک پاگل سی لڑکی کو۔ کس کو؟ وہ اچھل کر بولی، لیکن پھر فوراً جھیپ گئی، کیونکہ ان کی آنکھوں میں چاہتوں کے سارے رنگ صرف اسی کے لیے تھے جو اس کے اندر کی نٹکھٹ اور زندہ دل لڑکی کو پھر سے زندہ کر گئے تھے۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔